नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम का मॉड्यूल ए में यूनिट 3 का पार्ट 4 करेंगे। ये चैप्टर है आपका मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, सब्सिडरी बुक, जर्नल, लेजर, इन सब के बारे में। और पार्ट 3 में हमने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सीखा था और थोड़े से मतलब हर एक जैसे पर्सनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का दो एग्जाम्पल लगभग कर लिया था हमने। यहाँ पर हम उसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा वहाँ से, पर फिर भी एक प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाएगी। इसीलिए ये चैप्टर आप ये समझ लीजिए, पूरी बुक में सबसे ज़्यादा डिटेल में जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा वो यही चैप्टर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अकाउंटिंग जो की कोर है, अकाउंटिंग का जो बेस है वो यहीं से निकल करके आता है। इसको सीख लिया तो समझ लीजिए सब कुछ सीख लिया, वही है। तो टास्क 2 हम कर रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि हमें गोल्डन रूल सीखने हैं और उसको कैसे अप्लाई करना है ये सीखना है। उसी का प्रैक्टिस हम ले रहे हैं अभी, ठीक है। टास्क 2 ही अभी भी हमारा चला हुआ है। तो हमने गोल्डन रूल सीखा था पर्सनल अकाउंट के लिए। याद करिए क्या था गोल्डन रूल। अगर पर्सनल अकाउंट है तो उस केस में डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मैंने बताया था डॉक्टर से याद रखिएगा, है ना, डॉक्टर से। इसी तरीके से अगर जो है रियल अकाउंट है तो उस केस में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ से सीजी और सीजी याद रखने के लिए कहा था। और उसके बाद में अगर नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये बात हुई थी हमारी, ठीक है। इसमें मैंने वो भी बताया था कि नॉमिनल में जैसे हमारे खाते में कोई पैसा जाता है तो डेबिट हो जाता है, कोई पैसा आता है तो क्रेडिट हो जाता है, उससे चलता है। ये दोनों उसको फॉलो नहीं करते, ये भी आपको बताया था। सारी चीज़ें हमने आपको याद दिलवाई हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब तैयार है, ठीक है। तो गोल्डन रूल में पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर हमारा कॉन्सेप्ट है। अब ये मैंने बताया था दिस इज काइंड ऑफ मंत्र, जैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं उसी तरीके से इसका उच्चारण हो जाना चाहिए, गलत मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए, है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जैसे आपके मुंह से ही निकलेगा ना, कुछ और नहीं बोल देते आप, ठीक उसी तरीके से इसमें कुछ और नहीं बोलना है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये तीन अकाउंट हैं, तीनों के जो है गोल्डन रूल हमने पढ़ लिए थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे आगे बढ़ने से पहले। वैसे ये पॉइंट मैंने आपको पहले बताया हुआ है, पहले भी सिखाया और समझाया है, लेकिन यहाँ पर हम बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। T1 मतलब ट्रांजेक्शन 1 है, T2 ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3 ट्रांजेक्शन 4। तो देखो क्या है, परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम महेश। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि गुड्स हमने 20,000 रुपये का महेश से खरीदा है। परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम महेश इन कैश, यहाँ कैश लिखा हुआ है। परचेज गुड्स ऑफ 20,000 इन कैश, यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया। परचेज गुड्स ऑफ 20,000। तो अब जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि भाई किस जगह पर कैश अकाउंट मानेंगे और किस अकाउंट में हम क्रेडिट मानेंगे। क्रेडिट मतलब कहाँ उधारी पर खरीदी गई बातें, कहाँ पर हमने गुड्स को उधार में खरीदा है और कहाँ पर कैश को हमने मतलब जो है गुड्स को हमने नगद खरीदा है, वो हम सीखने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो देखो अगर ऐसे आंखों से देखो भाई, यहाँ कैश लिखा है, यहाँ कैश लिखा है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, जब लिखा ही है तो ये कैश में परचेज हुई है, राइट है ना भाई। जब लिखा ही है उसने कि खरीदा ही नगद है, परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम महेश इन कैश, नगद में ही खरीदा है हमने 20,000 का गुड्स। इसी तरीके से 20,000 का गुड्स हमने नगद में ही खरीदा हुआ है, तो नगद में खरीदा है तो कोई डिस्कशन ही नहीं करना है। तो समस्या सिर्फ इस वाले में पहले नंबर और चौथे नंबर पे है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। बराबर बात होगी मेरी, इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं। जब खुद ही लिखा हुआ है कि मोबाइल नगद खरीदा तो नगद खरीदा, तो वहाँ डिस्कशन ही नहीं करना है। यहाँ पर लेकिन लिखा नहीं है कुछ, परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम महेश, महेश से खरीदा है। तो मैंने बताया था कि आप ध्यान देना, अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए और वहाँ कैश का जिक्र ना हो, किसी व्यक्ति का नाम आ गया और कैश वैश का कोई जिक्र नहीं है, तो हमेशा याद रखना हमने उधारी पर खरीदारी की है, हमने महेश से उधार खरीदा हुआ है, क्रेडिट पर लिया हुआ है। महेश को याद भी रखना पड़ेगा हमें, महेश का अकाउंट हम यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि महेश को वापस देना पड़ेगा 20,000, इसलिए महेश का अकाउंट हम यूज भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ना लिखा हो, मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, किसी संस्था का नाम है, अगर आपने उससे खरीदा है या उसको बेचा है, ठीक है, और कैश का जिक्र ना हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि हमने उसे उधारी पर लिया है या उधारी पर दिया है, क्रेडिट पर हमने खरीदा या बेचा है, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें समझ में आ गया कि भाई यहाँ व्यक्ति यानी महेश का नाम था और कैश का कहीं जिक्र नहीं है, तो ऑब्वियसली इसे हम क्रेडिट पर मानेंगे। अगर कैश, देखो वही सेम ट्रांजैक्शन, नीचे देखो कैश लिखा हुआ है, अगर कैश में होती तो कैश लिखा होता, अगर कैश नहीं लिखा है तो वो क्रेडिट पर हो गई, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अगला देखो, परचेज गुड्स ऑफ 20,000 इन कैश, हमने 20,000 रुपए का सामान कैश में खरीदा है, परचेज गुड्स ऑफ 20,000, तो यहां लिखा हुआ है भाई कि कैश में खरीदा है, ठीक है।
अब यहाँ लिखा हुआ कि परचेज गुड्स ऑफ 20,000, सिर्फ इतना लिखा है। तो सवाल ये है कि सर इसे कैश माने कि क्रेडिट माने, ठीक है। अब कैश मानूं या फिर उधारी पर मानूं, तो एक चीज थोड़ा ध्यान करके देखना, अगर किसी से उधारी पर खरीदा हो तो उस व्यक्ति का, उस कंपनी का, उस संस्था का नाम आना चाहिए। क्या यहाँ किसी का नाम का जिक्र हो रहा है? महेश, दिनेश, टाटा एंड कंपनी, आदित्य बिरला कंपनी, कुछ लिखा हुआ है कहीं? नहीं। तो अगर मान लो तुम्हारा दिमाग कहता है कि सर हम इसे क्रेडिट पर मान लें, तो क्रेडिट मान तो लोगे, लेकिन क्रेडिटर बनाओगे किसे? किसी का नाम तो होना चाहिए क्रेडिटर बनाने के लिए कि फलाने से उधार पे लिया, फलाने है ही नहीं, तो इसलिए हम इसे क्रेडिट पर नहीं मान सकते, हमको इसे कैश में एज्यूम करना पड़ेगा। क्या मेरी बात आपके दिमाग में गई? क्या कहा मैंने? यहां पर परचेज गुड्स ऑफ 20,000 लिखा हुआ है। सवाल यह है कि सर ये कैश में है या क्रेडिट में है, क्योंकि कैश में होती तो लिखा होता, ठीक है। यहां तो सर कैश और क्रेडिट कुछ लिखा ही नहीं, तो क्या करें? मैंने आपको कहा सर कि अगर क्रेडिट में होता तो किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी का नाम आना चाहिए। क्योंकि यहां कहीं कोई नाम आ ही नहीं रहा है, तो किसको, अगर मान लो तुम्हारा मन ही करता है कि मैं इसे क्रेडिट पर मान लूं, तो किसी का जिक्र करोगे ना कि फलाने से 20,000 का सामान लिया, फलाने है ही नहीं। तो जब फलाने है ही नहीं तो उसको ना नाम दे सकते हो, ना उनको याद रख सकते हो, ना उनको वापस कर सकते हो। सो यहाँ पर बेहतर होगा कि हम इसे कैश में एज्यूम करें। लॉजिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। देखो यहाँ नाम लिखा हुआ है और कैश नहीं लिखा है। अगर कैश लिखा होता तो बात खत्म थी, यहाँ सिर्फ नाम लिखा है, तो ऑब्वियसली इसे क्रेडिट पर मान लेंगे, क्योंकि व्यक्ति का नाम है। यहाँ व्यक्ति का नाम है, यहाँ देखो यही व्यक्ति का नाम गायब हो गया, यहाँ देखो यहाँ नाम नहीं है। तो अगर नाम नहीं है तो कैश पर मान लेना। किस पर मान लेंगे? कैश पर, ठीक है। और जहाँ कैश लिखा है वहाँ तो आंखें बंद करके कैश करिए ही करिएगा। सिमिलरली वही सेम चीज़ है, जैसे 4 ट्रांजेक्शन वहाँ थी, वही 4 ट्रांजेक्शन यहाँ पर भी है, बस केवल जहाँ परचेज किया था वहाँ पर बेचा है। तो सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000 टू महेश, महेश को 20,000 का सामान बेच दिया, महेश को 20,000 का सामान कैश में बेच दिया, 20,000 का सामान कैश में दे दिया, नाम किसी का नहीं है, और 20,000 का सामान बेच दिया। ऐसे 4 ट्रांजेक्शन हैं। तो 4 में से 2 तो देखो कैश दिख रहा है, तो इसमें तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, हमारा झगड़ा यहीं पर है। झगड़े में क्या करो, सबसे पहले देखो क्या किसी का नाम है? हाँ, नाम है तो पक्का क्रेडिट पर है। मतलब क्रेडिट पर है क्या? क्या मतलब है सर? हमने उधारी पर खरीदा या बेचा है। अच्छा, अगर हम उधारी पर बेचते हैं तो हमारा जो महेश है वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर की डेटर? ये हमारा डेटर होता है, डेटर होता है, ठीक। अगर हम किसी को सामान उधारी पर देंगे तो उससे पैसा मिलेगा, तो वो हमारे लिए डेटर का काम करता है। चैप्टर नंबर 12 देखिए, क्लियर किया हुआ है डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, बाकायदा एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो ये हमारा डेटर हो गया महेश यहाँ पर। तो हमने किस पर खरीदारी की है भाई? क्रेडिट पर की हुई है, क्रेडिट पर बेचा हुआ है, उधारी पर बेचा हुआ है, तो कैश नहीं मानेंगे इसमें। यहाँ कैश मानना ही है, यहाँ लिखा ही है, यहाँ लिखा है। अब गुड्स सोल्ड किए हैं 20,000 रुपए के, लेकिन ये नहीं लिखा है कि क्रेडिट पर कि कैश पर। तो अगर मान लो तुम उधारी पर बेचे हो, तो अगर मान लो तुम्हारा मन करता है कि सर हम क्रेडिट पर मानेंगे, तो क्रेडिट के लिए या मतलब किसी को उधार दिया है, तो किसको दिया है उधार? 20,000 का सामान किसी को उधार पर बेचा, क्या कोई नाम आ रहा है? किसी का कोई जिक्र है? कहीं कुछ नहीं लिखा है, एकदम सरल लैंग्वेज में। तो भाई जब किसी का नाम वाम नहीं है तो उधारी पर बेच ही नहीं सकते, तो इसे भी हम कैश पर मान लेंगे। किस पर मान लेंगे? कि हमारा कैश में डील हुई है। बस यही 2 रूल मुझे आपको सिखाने थे। देखिए, अगर पार्टी का नेम दिया हुआ है, इफ द नेम ऑफ पार्टी इज गिवन इन अ ट्रांजेक्शन बट इट इज नॉट क्लियर वेदर इट इज कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस, तो क्रेडिट बेसिस पर मान लीजिएगा, जैसे ट्रांजेक्शन नंबर 1 हमारी है। अगर पार्टी का नाम दिया है और ये नहीं पता है कि कैश बेसिस पर है कि क्रेडिट बेसिस पर है, तो आप ये मान लीजिएगा कि क्रेडिट बेसिस पर है, क्योंकि महेश क्रेडिटर हो जाएगा, उधार वाला व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, जिसको हमने उधार पर बेचा है और उधार पर खरीदा है। तो चाहे ये वाली ट्रांजेक्शन 1 देख लो और चाहे ये वाली ट्रांजेक्शन 1 देख लो, एक ही बात है। तो T1 यहाँ की, T1 यहाँ की, ये दोनों क्रेडिट पर डील हुई है, ठीक है। तो हम किस पर मानेंगे? क्रेडिट बेसिस पर। और अगर कोई ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम ही नहीं दिया है ना, इफ ए ट्रांजेक्शन इट इज नॉट क्लियर कि ये कैश पर है कि क्रेडिट पर है, और नेम ऑफ पार्टी विल नॉट बी गिवन, नाम भी नहीं दिया है, नाम भी नहीं दिया और ये भी नहीं क्लियर कि कैश है कि क्रेडिट है, तो कैश मान लीजिएगा, कैश बेसिस पर। जैसे ट्रांजेक्शन नंबर 4 हमने लिखा हुआ है, T4 आप देखिए, तो गुड्स को 20,000 में बेचा हो, पार्टी का नाम भी नहीं है, तो कैश बेसिस पर। पार्टी से खरीदा है 20,000 का, नाम नहीं लिखा हुआ है, पार्टी है ही नहीं, तो कैश बेसिस पर हम मान लेंगे। तो आई बिलीव क्लियरिटी आ गई होगी आपके मन में, आपके दिमाग में। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे सैलरी पेड 20,000 की, इंटरेस्ट रिसीव 10,000, पेड रेंट 10,000, रिसीव्ड कमीशन 2,000 फ्रॉम आदित्य। अगर ऐसी ट्रांजेक्शन है T5, 6, 7, 8, ट्रांजेक्शन नंबर 5, 6, 7, 8 है, तो यहां रूल क्या कहता है? अगर किसी ट्रांजेक्शन में पेड या रिसीव्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम हमेशा उसे कैश रिसीव या कैश पेड मानेंगे।
ये नियम होता है। मतलब समझे, अगर किसी ट्रांजेक्शन में देख लेना कि पेड लिखा है, जैसे सैलरी पेड, तो क्या पे किया गया? सोना चांदी गेहूं चावल? नहीं, कैश पे किया गया। वी विल कंसिडर कि हमने 20,000 का कैश पे कर दिया है। तो इसमें दो अकाउंट जो प्रभावित होंगे, तुम्हारा सैलरी अकाउंट होगा और दूसरा कैश अकाउंट होगा। ये दो अकाउंट आपके प्रभावित होंगे जो हम यहाँ बताना चाह रहे हैं। इंटरेस्ट मिला है, रिसीव्ड, तो कैश हम मानेंगे। यहां पर हम क्या मान लेंगे? इंटरेस्ट कैश में मिला है। रेंट हमने दिया है 10,000 का, तो हम ये मान लेंगे कि हमने कैश में रेंट दिया हुआ है। अगर कमीशन रिसीव हुआ है तो हम ये मान लेंगे कि नगद मिला होगा, चाहे आदित्य से मिला हो चाहे जिससे मिला हो। 2,000 रुपये हमें कमीशन रिसीव हुआ है, इसका मतलब हमें कैश में मिला है। अगला रूल यही कहता है कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में पेड या रिसीव्ड लिखा हुआ है तो हमेशा जान लीजिएगा कि वहां पर हमने कैश की रिसीविंग या कैश की पेमेंट करी हुई है। ठीक है, धीरे धीरे बीच बीच में हम पढ़ते भी जा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी देखते जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी सीखते जा रहे हैं, रूल भी सीखते जा रहे हैं। मैं एक सीक्वेंस से नहीं चल रहा हूँ, पहले आपको सारे रूल सिखा दूं और फिर प्रैक्टिकल करवाऊं, क्योंकि नई चीज़ है तो इसी क्रम में चलना ज़्यादा ठीक रहेगा। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लेते हैं परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न क्या होता है? जैसे तुम सोचो कि जो है परचेज रिटर्न, मान लो आप हैं, ठीक है, आप गए बिग बाजार और आपने कोई कपड़ा खरीदा, वहाँ चेक नहीं किया, घर ले आए, कपड़ा जो है बड़े साइज का निकल गया, तो आपने परचेज किया है कपड़ा। अब जब आप वापस जाएंगे वहाँ लौटाने, तो आप क्या कर रहे हैं? परचेज रिटर्न कर रहे हैं। वहाँ पर क्या कर रहे हैं? परचेज रिटर्न आप करने गए हो, जो खरीदा है वो लौटाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जनरल लाइफ का बताया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज रिटर्न का क्या मतलब है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज रिटर्न का मतलब ये होता है कि हमारे किसी जो है, हमने किसी सप्लायर से जो है खरीदा हुआ है कुछ सामान, ठीक है, परचेज किया था कुछ। व्हेन अ बिजनेस बाइज एनी गुड्स फ्रॉम सप्लायर एंड इट्स डिफेक्टिव, या किसी और वजह से, देन द परचेज गुड्स आर रिटर्न बाय बिजनेस टू सप्लायर। ध्यान दीजिएगा, परचेज रिटर्न में बिजनेस ने जो चीज परचेज की उसको लौटाता है। ठीक है, कस्टमर नहीं, बिजनेस ने जो चीज परचेज की है उसको लौटाना परचेज रिटर्न कहलाएगा। मैं बस ये बताना चाहता हूं, कस्टमर भी तो खरीदा है वो लौटा देगा नहीं। परचेज रिटर्न का मतलब होता है, जो हमारी मान लो जूतों की दुकान है, शूज की फैक्ट्री है मेरी, ठीक है, तो अगर हमने जो है सप्लायर से कोई चीज खरीदी थी, मान लो सप्लायर से हमने डोरी खरीदी थी, डोरी डिफेक्टिव थी, हमने उसे लौटा दिया, तो जो भी परचेज की थी, जितनी डोरी परचेज की थी वो सारा का सारा लौटा दिया, क्योंकि इस कंपनी ने, इस फर्म से। तो ये फ्रेंड्स हमारा परचेज रिटर्न का केस हो जाता है। परचेज रिटर्न भी कहते हैं, कहीं कहीं पर रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है, जो चीज रिटर्न हो रही है वो हमारे से बाहर जा रही है। ठीक है ना, जैसे हमने जूतों की डोरी खरीदी थी या जूतों की सोल खरीदी थी, अब वो हमने लौटा दी, तो परचेज आउटवर्ड है, बाहर जा रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन बनती है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में, क्योंकि मैंने कहा ना कि परचेज, कस्टमर भी हमारा सामान खरीद करके हमें लौटा सकता है, लेकिन वो हम परचेज रिटर्न नहीं मानेंगे। परचेज रिटर्न तब माना जाएगा जब बिजनेस कोई चीज किसी से खरीदे हो और उसको लौटा दे, बिजनेस ने कुछ परचेज किया और लौटा दे, क्योंकि हम बात यहां बिजनेस की ही कर रहे हैं। ठीक है, तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स रिटर्न में क्या होता है? When the business sells any goods to customer। अब यहाँ पर कस्टमर वाली बात है, जो बिग बाजार वाली बात हुई थी। जैसे मैं जो है पैंट खरीद कर लाया और वो पैंट बड़ा साइज का निकल गया, मैं लौटाने गया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिग बाजार के लिए क्या किया? मैंने सेल्स रिटर्न करी। मैंने नहीं, बिजनेस ने, यानी बिग बाजार ने सेल्स रिटर्न करी। मतलब वो ये मानेगा कि हाँ भाई हमने सेल किया तो रिटर्न आ गया है। ओके, तो व्हेन बिजनेस सेल एनी गुड टू कस्टमर, कोई भी गुड्स अगर कस्टमर को बेचा जाता है और वो गुड्स डिफेक्टिव है, खराब है, बड़ा है, छोटा है, कुछ भी किसी वजह से लौट आता है, तो सोल्ड गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर टू द बिजनेस। तो ऐसे में जो सामान बेचा गया है वो बिजनेसमैन को या बिजनेस को वापस कर दिया जाता है, तो उसे फ्रेंड्स सेल्स रिटर्न कहते हैं, या इसे रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। क्योंकि देखो कपड़ा वापस आ रहा है, जो कपड़े की दुकान थी हमारी उसमें से कपड़ा बेचा था, या जूते की दुकान थी, जूता बेचा था, बड़े साइज का निकल गया, जूता लौट आया है, तो रिटर्न इनवर्ड हुआ। जूता वापस आया है तो रिटर्न इनवर्ड मानेंगे। ठीक है, या इसी को सेल्स रिटर्न कहते हैं। क्लियर हो गया? तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में क्या होता है? बिजनेस ने कोई चीज परचेज की थी, बिजनेस ने कोई चीज परचेज की थी किसी सप्लायर से, किसी बड़े होलसेलर सप्लायर से कोई चीज परचेज की थी, लेकिन अच्छी नहीं रही, तो इस परचेज को लौटा दिया गया। ठीक है, परचेज अच्छा नहीं रहा तो इसे परचेज रिटर्न कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर का खास इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ इन्वॉल्वमेंट किसका है? उस बिजनेस का। किसी, जैसे तुम्हारी जूते की दुकान है या फिर मान लो जूते की फैक्ट्री है, तो तुम कस्टमर से नहीं डील करोगे, तुम किसी होलसेलर से, जहां से जूतों की सोल मंगवाओगे या फिर जूतों के लिए जो फैब्रिक कपड़ा मंगवाओगे, कुछ भी मंगवाओगे, तो वो किसी न किसी सप्लायर से मंगवाते हैं हम। ओके, तो सप्लायर को अगर हम
चीजें लौटाते हैं तो फ्रेंड्स उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। तो बिजनेस कोई चीज परचेज किया था, लौटा दिया, तो परचेज रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न क्या होता है, हम बिजनेस है, कोई चीज हमने सेल की, कोई चीज हमने सेल की, कस्टमर ले गया अपने घर, लेकिन उसको नहीं पसंद आया तो वो लौटा गया, हमें कस्टमर लौटा गया, तो हम इसे मानते हैं कि हमने जो चीज़ सेल की थी वो रिटर्न आ गई, दैट्स वाई इट इज सेल्स रिटर्न, हमारा सेल्स रिटर्न आ गया है, तो इसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। क्योंकि यहाँ कपड़ा वापस आ रहा है, जूता वापस आ रहा है, तो इसे रिटर्न इनवर्ड भी कह देते हैं। तो कई जगहों पर सेल्स रिटर्न अकाउंट भी लगा दिया जाएगा, कई जगहों पर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी लगा दिया जाएगा, इसीलिए समझा रहा हूँ मैं आपको कि जैसे सेल्स रिटर्न का कोई ट्रांजेक्शन आएगा तो वहाँ पर कौन सा अकाउंट आप यूज करेंगे, तो अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न अकाउंट यूज कर सकते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट या क्रेडिट, और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट भी यूज किया सकता है। इसमें क्या हो रहा है, देखो हम बिजनेस हैं, सप्लायर से कोई चीज़ परचेज करी हुई, हमने परचेज किया है, यहाँ से जूते की सोल खरीदी हुई हमने, और हमारे डिफेक्टिव था जूते की सोल तो हमने उसे लौटा दिया है, तो ये देखिए रिटर्न आउटवर्ड हो रहा है, या इसे ही जो परचेज किया तो उसको लौटा दिया कहा गया, परचेज रिटर्न भी कह देते हैं। तो क्लैरिटी रखिएगा परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में। अब हमारा यहाँ से प्रैक्टिस शुरू होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस मोड में ही करते हैं तो और अच्छा रहेगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं, लाइक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। पहला है हमारी ट्रांजेक्शन, सिया राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, ठीक है। अब मतलब आप स्थिति में ये आ चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन देखिए तो ये पता करने की आपको कोशिश करना है कि कौन से दो अकाउंट हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, सबसे पहला टारगेट यही होता है। तो अगर देखो तो यहाँ देखो कैश है, ठीक है, तो दिख रहा है कि भाई कैश अकाउंट, ठीक है। और सर दूसरा अकाउंट कौन सा प्रभावित होगा, सर तो नाम दिख रहा है सियाराम एंड सन्स, दिखा रहा है कि सियाराम सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक बात है, लेकिन बिजनेस की भाषा में हम ओनर को नहीं जिक्र करते, ओनर के द्वारा लाए गए धन को कैपिटल कह देते हैं, क्या बोल देते हैं, पूंजी कह देते हैं। तो दूसरा अकाउंट फ्रेंड्स जो हमारा प्रभावित होगा वो कैपिटल प्रभावित होगा, ठीक है। लेकिन ये कैपिटल अकाउंट है इक्विवेलेंट टू सियाराम एंड सन्स अकाउंट के ही, ऐसे आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये सियाराम एंड सन्स का अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये है कि कैश अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो चूंकि कैश हमारा एसेट है तो ऐसे में ये रियल अकाउंट हो गया। कैपिटल हमारा क्या है, कैपिटल सर हमारा चूंकि एक कंपनी लेकर आई है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अब रियल अकाउंट में सर डेबिट और क्रेडिट के रूल क्या होते हैं, रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, बराबर बात है यहाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है सर। अब बस अब आखिरी मगजमारी ये करनी है सर, हमें आखिरी जो मुकाम यहाँ पहुँच चुके हो, अब बस ये देखना है कि यहाँ पर जो रियल अकाउंट है, जो कैश अकाउंट है, वहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आ रहा है कि जा रहा है, इस बात का फैसला करना होगा हमें किस बात का फैसला करना है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। तो सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड ए बिजनेस विद द कैश ऑफ 50,000, तो भाई क्लियर है कि 50,000 रुपये ला करके बिजनेस को दिया कि कैश मतलब जो है बिजनेस स्टार्ट करो, 50,000 रुपये कैश लाया गया बिजनेस में, तो कैश रिसीव हुआ है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारा ये डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं सर, कैश हमारा 50,000 रुपये का कैश बिजनेस में आया है, ध्यान रखेंगे हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेस में आया कैश की गया कैश। सोचो क्या 50,000 रुपये बिजनेस ने किसी को दे दिए क्या, नहीं सर, कहाँ दिए हैं, 50,000 रुपये आए हैं बिजनेस में। देखो राम एंड सन्स ने स्टार्ट किया बिजनेस विद 50,000, तो बिजनेस में 50,000 आए कि नहीं आए, हाँ सर आए। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं आए तो फिर सोच के देखो कि क्या गए, क्या यहाँ लिखा कि सियाराम एंड सन्स ने किसी को 50,000 दे दिए, नहीं, ऐसा नहीं है सर। तो अगर गए नहीं तो पक्का आए होंगे, ऐसे भी लॉजिक लड़ा सकते हो। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो चूंकि कैश आया है तो डेबिट हो जाएगा, इसलिए अब डेबिट हो गया। अच्छा अगर ये डेबिट हो गया तो अब दूसरे में मगजमारी करने की जरूरत नहीं भाई, हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ये पक्का क्रेडिट होगा। अगर तुमने यहां सही रूल लगा दिया भाई तो यहां पक्का है कि ये क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा तो दूसरा पक्का क्रेडिट होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है अगर दो अकाउंट इन्वॉल्व है तो, ठीक है, क्लियर हो गई। लेकिन चलो फिर भी हम दूसरे वाले को भी जो है तौलेंगे तराजू पर कि भाई क्या हो सकता है वहां पर, वहां क्यों क्रेडिट होना चाहिए। तो देखो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल सर पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब सोचना ये होगा कि कैपिटल क्या दे रहा है कि ले रहा है, सर ये सवाल तो बड़ा ही तगड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा ये पहली स्टेटमेंट, हर बिजनेस में पहली ट्रांजेक्शन ये आपकी पूंजी लगाने की होती है और पूंजी कंफ्यूज करती है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचने के लिए मैंने आपको बताया था, कैपिटल ना सोचिए, आप ये सोचिए कि यहां पर सियाराम एंड सन्स लिखा है, सियाराम
सियाराम, ठीक है, सियाराम अकाउंट लिखा है। तो अब तुम बताओ सियाराम क्या है, रिसीवर है कि गिवर है? बताइए सियाराम क्या है भाई? सियाराम ने 50,000 रुपये दिए हुए हैं तो गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। अगर कैपिटल ना सोचो, हम ये ना सोचें कि हाँ पूंजी है, हम सोच लें कि पूंजी किसकी है, सियाराम की है, तो पूंजी की जगह पे सियाराम लिख दिया तो दिख रहा है ना भाई कि जो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? 50,000 किसने दिए सर? सियाराम ने दिए। जो सियाराम ने 50,000 रुपये दिए उसी को तो सर आपने पूंजी कह दिया। सर आपने यही तो किया, आप होशियार निकले, आपने मेरा नाम ना यूज करके कैपिटल नाम दे दिया उस चीज को, उसको नाम दे दिया कि ऐसी काम को हम कैपिटल बोलेंगे, तो नाम तो मेरा ही ना एक तरीके से है, तो इसीलिए पूंजी जो होती है वो आपकी गिवर वाली कंडीशन आती है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ क्रेडिट द गिवर की कंडीशन है फ्रेंड्स, ओके। कैपिटल गिवन बाई ओनर, कैपिटल जो है मालिक द्वारा दिया गया है। मैंने आपको समझाया कि हम डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर में क्रेडिट द गिवर को क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं, रिसीवर क्यों नहीं कह रहे हैं। पूंजी रिसीव हुई, ऐसे ऐसे यहाँ मैं क्यों कह रहा हूँ, तुम्हारे मन में आएगा कि सर 50,000 रुपये की पूंजी तो रिसीव हुई है ना। देखो भाई 50,000 रुपये भी रिसीव हुए हैं, 50,000 रुपये रिसीव हुए हैं कैश, और 50,000 रुपये की पूंजी भी तो रिसीव हुई है सर, और क्या, तभी तो बिजनेस शुरू हुआ है। तो आपके मन में आएगा सर कि कैपिटल जो है उस वो तो 50,000 का आया हुआ है, डेबिट द रिसीवर, ये रिसीवर की कंडीशन बन रही है, आपके दिमाग में आएगा। तो अगर डेबिट द रिसीवर के चक्कर में पड़ोगे तो दोनों डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसके पीछे कारण और तर्क समझाया सर आपको कि ऐसे नहीं सोचना है कि 50,000 का कैश आया है। तो सर ऐसे जो आपका मन करेगा वैसे सोचवाते रहेंगे क्या? मेरा नहीं मन कर रहा है, आपके हिसाब से नहीं सोचूंगा सर। 50,000 की पूंजी है, मैं जिद पकड़ता हूँ कि 50,000 की पूंजी मना ही नहीं कर सकता। और ये बात सही भी है कि देखो अगर यहाँ पर कि सियाराम ने स्टार्ट किया बिजनेस 50,000 रुपये कैश से, तो 50,000 रुपये की वो आया हुआ है, कैपिटल वाकई आया हुआ है ना, तो रिसीवर वाली फील आती है। लेकिन मैंने आपको कारण बताया कि ये कैपिटल वास्तव में सिर्फ एक नाम रखा गया है, किसके लिए? सियाराम के लिए, सियाराम व्यक्ति या कंपनी के लिए, सियाराम के लिए नाम रखा गया है। अगर हम इसे कैपिटल ना कहते, सोचो अगर कैपिटल शब्द का इन्वेंशन ना हुआ होता तो यहां पर हम सियाराम एंड सन्स लिख रहे होते। अब सियाराम एंड सन्स लिख रहे होते तो सियाराम एंड सन्स क्या है? 50,000 रुपये का गिवर है, 50,000 रुपये का गिवर है, दैट्स वाई क्रेडिट द गिवर के तहत हम इसे क्रेडिट करते हैं। ये असली बात है, ठीक है। और आई बिलीव शायद ही कभी आपने ये बात ऐसे पढ़ी होगी, ऐसा मेरा मानना है, बाकी ठीक है, ठीक है। तो ये रहा आपका, कौन कौन से दो अकाउंट प्रभावित हैं? कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश चूंकि बिजनेस में डेबिट, ये रियल अकाउंट है, आर फॉर रियल अकाउंट है फ्रेंड, पी फॉर पर्सनल अकाउंट है, ओके। आर फॉर रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चूंकि हमारे बिजनेस में 50,000 रुपये आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन के तहत जो है कमिंग इन यानी 50,000 रुपये आ रहे हैं तो डेबिट कर देंगे। इसी तरीके से डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर के तहत कैपिटल अकाउंट गिवर है, कैपिटल पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि गिव कर रहा है, आपको लगेगा कि रिसीवर है, पूंजी आ रही है। लेकिन अगर आप कैपिटल ना पढ़िए, ये कैपिटल की जगह पर आप इसे मान लीजिए कि सियाराम है तो सियाराम ने 50,000 दिए, दैट्स वाई ये गिवर है, और डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के तहत आप इसे क्रेडिट मार देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, हमने क्या क्या समझा। पहला, कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ी उसमें कौन से दो अकाउंट प्रभावित हैं। दूसरा, ये अकाउंट किस कैटेगरी को, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में बिलोंग करते हैं। फिर उनके गोल्डन रूल क्या हैं ये भी हमने सीखा, और उसके बाद में गोल्डन रूल को अप्लाई करते हुए हमने ये डिसाइड किया कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इतना काम आप कर चुके। अगर इतना कर चुके हैं तो बस जर्नल एंट्री बनाने में अब कोई ज़्यादा लेट लपाट नहीं है, कोई देरदार नहीं है। मैं एक जो है क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जहां पर जर्नल एंट्री की गई है तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन। वैसे तो ये 17वीं एंट्री है, मैंने पहली करी थी, अब 17वें पर आ गए हैं, लेकिन मैं आपको बस यहाँ समझाना चाहता हूँ कि मतलब आपकी जर्नल एंट्री होती कैसे है। अगर सब कुछ डिसाइड कर लिया तो जर्नल एंट्री कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। देखो यहाँ पहला है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1.5 लाख, यानी कि 1,50,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्या क्या चीजें होंगी। एक तो बैंक में जमा किया है तो बैंक अकाउंट प्रभावित होगा, और दूसरा हमने कैश जमा किया होगा 1.5 लाख रुपए, और क्या किया ही होगा तो कैश अकाउंट प्रभावित होगा। दोनों के दोनों फ्रेंड्स रियल अकाउंट है, और रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखो क्या बिजनेस में कैश आ रहा है?
डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1.5 लाख रुपए, इसका मतलब हमने 1.5 लाख रुपए अपने जो है खजाने से निकाला होगा और बैंक में जमा कर दिया होगा, यानी बिजनेस से 1.5 लाख रुपए कैश चला गया, तो कैश इज गोइंग आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट्स वाई ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। और बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, नहीं सॉरी, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ गलत हो गया है, और उसके लिए नियम है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ बैंक क्या है, रिसीवर है कि गिवर है, भाई 1.5 लाख रुपए बैंक में आ रहे हैं तो बैंक रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर के तहत हमारा जो है ये डेबिट हो जाएगा, रिसीवर है हमारा बैंक, ठीक। तो ये आपका डेबिट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया कि क्यों ये डेबिट होगा और क्यों ये क्रेडिट होगा। ये आपका पर्सनल अकाउंट है, इसके लिए रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, देयर इज ए रूल लाइक दिस। ओके, तो कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, हमारा 2 अकाउंट प्रभावित हुए, क्योंकि कैश हमारे खाते से मतलब कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत क्रेडिट कर दिया। अगर इसको क्रेडिट मार दिया तो ये डेबिट होगा ही होगा। इसके लिए भी रूल देख लिया कि डेबिट द रिसीवर होता है और क्रेडिट द गिवर होता है। चूंकि 1.5 लाख रुपए बैंक को रिसीव हो रहे हैं, इसलिए डेबिट द रिसीवर के तहत ये डेबिट हो जाएगा। सारी तरीके से इसको चेक कर लिया। अब जो जर्नल की एंट्री बनती है, मान लीजिए ये 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है, तो ये 1 अप्रैल यहाँ पर लिखना है। जो अकाउंट डेबिट होता है फ्रेंड्स उसको ऊपर रखते हैं हम। यहाँ भले ही जो है यहाँ ऊपर क्रेडिट, यहाँ नीचे डेबिट रखे हैं, ऊपर क्रेडिट को रख दिया, नीचे डेबिट को, लेकिन जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो जो अकाउंट आपका डेबिट होगा उसको ऊपर रखा जाता है। डेट होती है, पर्टिकुलर्स होते हैं, लेजर फोलियो होता है, डेबिट कितने से हुआ है और क्रेडिट कितने से हुआ है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर होती हैं आपके जर्नल में। दिस इज काइंड ऑफ जर्नल, ये काइंड ऑफ नहीं, एक्चुअल जर्नल है आपका, आपकी आंखों के सामने, ठीक। ये मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि हम ये जो मैं आपको हर एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊं, उसके पीछे पर्पज यही है कि आप अगर ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है सर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, तो सबसे ऊपर बैंक अकाउंट लिख दीजिए, यहाँ पर डॉट डॉट लगा करके DR लिख दीजिए। यहाँ पर भी लिख लेते हैं कुछ लोग, कितने से डेबिट हुआ, मान लेते हैं 1 लाख रुपए से, तो यहाँ 1 लाख रुपए डेबिट वाले सेक्शन में लिख दिया। कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि सर यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख दें, नहीं यहाँ नहीं लिखिएगा, क्योंकि हमारा डेबिट हो रहा है तो डेबिट वाला डेबिट के सामने, ठीक है। ये वाला हमारा क्रेडिट होगा तो क्रेडिट वाला क्रेडिट के सामने, ठीक है। डेबिट वाला डेबिट के सामने, क्रेडिट वाला क्रेडिट वाले के सामने। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट ऐसा DR लगा दिया। फिर उसके बाद में जो क्रेडिट होता है उसको 2 लगा करके वो अकाउंट लिख देंगे। जो भी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है उसको 2 लगा करके लिख दीजिए, टू कैश। जैसे यहाँ पर क्रेडिट कौन सा हो रहा है, कैश, तो 2 कैश। अगर सैलरी होता 2 सैलरी, रेंट होता 2 रेंट, ऐसे करके हम दूसरा अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया कितने से, जितने से यहाँ डेबिट हुआ उतने से यहाँ क्रेडिट लिख दीजिए उसी के सामने। ये इसके सामने है सर, ये वाला इसके सामने है सर, ओके। और एक छोटा सा नरेशन लिख दीजिए कि बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ये नरेशन आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, मेरी मर्जी की तो मैंने लिख दिया कि बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। आपका मन करे बीइंग 1 लाख कैश, आपका मन करे आप ऐसे लिख दीजिए बीइंग 1 लाख कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, ठीक है। बीइंग जो भी आपको मतलब कि हाँ बात क्लियर हो जाए। उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि आप कहना क्या, ये ट्रांजेक्शन हमने क्यों नोट की है वो अगर देखा जाए तो पता चल जाए कि हाँ भाई बीइंग कैश डिपॉजिटेड बैंक, इससे पता चला हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में। कितना जमा किया है सर, ये लिखा तो है, लिखा है ना, कितनी तारीख को किया सर, ये लिखा तो है। अगर लेजर फोलियो नंबर डाला होता मान लो 50 तो वो भी हमें मिल जाता। आगे हम वो भी डिस्कस कर देंगे आपको लेजर फोलियो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो हम आपको कुल मिलाकर के मेरा ये जो सेशन है उसका उद्देश्य है कि आपको अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया हो डिपॉजिटेड इन द बैंक 1.5 लाख, तो आप ऐसा कर सको। उसी के लिए हम ये मिडिल का स्टेप है जिसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वापस 1 नंबर पर चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा हमारा ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ 20,000। हमने 20,000 रुपये का गुड्स खरीदा है कैश में। अब इसकी जर्नल एंट्री हमें करनी है, उसके पहले हम ये पूरा चार्टिंग करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है चीज़ों को समझने में। आप क्लास 11th अकाउंट से पढ़ते, क्लास 12th अकाउंट से पढ़ते और फिर ग्रेजुएशन पूरा का पूरा अकाउंट से पढ़ते, तो कुल मिलाकर के आपने 3, 2, 5 साल दिए होते, तब जाकर के ये चीज़ें आपको क्लियर होती। अब वो 5 वर्षों की चीज़ें अगर आपको मुझे यही क्लियर कर देनी है तो 5 घंटे तो देना ही पड़ेगा सर। अभी इतना तो आप मान कर चलिए, ओके। तो मैं मान कर चलता हूँ कि हाँ आप एग्री करते हैं मेरी बात से। तो परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ 20,000, तो हमें दिख रहा है भाई कि 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, तो कैश और दूसरा परचेज अकाउंट है ना। तो परचेज अकाउंट
मैंने आपको समझाया था कि अगर जो है जिस चीज़ में डीलिंग हो रही है, अगर उस चीज़ का गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट, अगर बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट यूज करते हैं, और दूसरा फ्रेंड जो है कैश अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि हम कुछ परचेज करते हैं तो हमारा खर्चा लगता है। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है क्योंकि ये एक एसेट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ठीक है, और रियल अकाउंट के लिए हमारा क्या रूल है फ्रेंड्स? रियल अकाउंट के लिए हमारा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड विद दैट इन माइंड, अब देखिए सवाल ये है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है बिजनेस में। तो हमने गुड्स खरीदे हैं 20,000 रुपये के, तो सीधी सी बात हमने 20,000 रुपये दिए होंगे तब हमने गुड्स खरीदे होंगे, तो कैश जा रहा है, गोइंग आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। कैश हमारा अगर क्रेडिट हो जाएगा तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। एक पकड़ लो, कोई एक देख लो, चाहे कैश देख लो चाहे परचेज देख लो। और वैसे भी डेबिट देखना चाहो तो देखो परचेज अकाउंट है, परचेज क्या होता है हमारा? खर्चा होता है, एक्सपेंस। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो डेबिट। तो दोनों तरीके से अगर कोई ट्रांजैक्शन देखी तुमने मान लो और उसमें तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि दूसरा अकाउंट क्या कर रहा है, तो एक कोई पकड़ लेना, कोई एक पकड़ना। कभी कभी परिस्थिति ऐसी बनेगी आपकी नॉलेज कम पड़ेगी, नॉलेज कम पड़े तो कोई एक अकाउंट पकड़ना, कैश या परचेज दोनों में से कोई एक पकड़ो जिसमें तुम्हें अच्छा लगे कि हाँ इसमें मेरी नॉलेज अच्छी है, उसको पकड़ना। उसमें देखना कि डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, अगर उसको पकड़ लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक तुम्हारे पकड़ में आ जाएगा, भले तुम्हें नॉलेज हो या ना हो उसके बावजूद भी। क्योंकि अगर कैश का मुझे याद है कि डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ 20,000 कैश जा रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब गोज आउट के तहत क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ क्रेडिट होगा, तो ये पक्का डेबिट होगा, भले ही मुझे परचेजेस का रूल याद हो या ना याद हो। ठीक है, अब अगर तुमने इतना लिख दिया है तो अब मुझे बताओ जर्नल एंट्री बनाने में कोई दिक्कत है? जब ये पता चल गया तो बस नीचे लिख करके जर्नल एंट्री 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। ठीक, अब देखो सॉरी, अगला है क्वेश्चन नंबर, मतलब ट्रांजेक्शन नंबर 3 है हमारे पास में। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑफ रुपीज 12,000। हमने सुभाष से गुड्स खरीदे हैं 12,000 रुपये के। तो अब ये क्लियर हो रहा होगा कि कैश में खरीदा है या क्रेडिट पर खरीदा है। तो ध्यान करो मैंने क्या सिखाया था, अगर पार्टी का नाम है लिखा हुआ और ये नहीं लिखा है कि कैश है कि क्रेडिट है, तो क्रेडिट ही मानकर चलना। सुभाष हमारा क्रेडिटर होगा, सुभाष से हमने उधारी पर खरीदा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक तो परचेज गुड्स किया है, तो एक हमारा परचेज अकाउंट प्रभावित होगा फ्रेंड्स, और दूसरा हमारा सुभाष अकाउंट प्रभावित होगा। सुभाष अकाउंट, सर सुभाष को क्यों इतना वैल्यू दे रहे हैं? क्योंकि सर कैश नहीं है, कैश पर डील हुआ होता तो सुभाष को इग्नोर मार देते। क्योंकि हमने उधार पर सुभाष से खरीदा है तो हमको सुभाष को 12,000 देने भी पड़ेंगे। आज उधार पर लाए हो तो कल देना पड़ेगा। तो याद रखो ना, किससे 12,000 का उधार पर लाए हो, सुभाष से कि रमेश से, है ना, इसलिए सुभाष अकाउंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर परचेज अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि ये एक खर्चा होता है, और सुभाष अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये एक व्यक्ति है, भगवान का बनाया हुआ है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन होता है, इनकम एंड गेन। इसी तरीके परचेज अकाउंट, मतलब सॉरी पर्सनल अकाउंट में हमारा डेबिट द रिसीवर होता है और क्रेडिट द गिवर होता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, बस थोड़ा सा लॉजिक लड़ा लो यहाँ पर कि क्या होगा। तो मान लो मैं यहाँ देखता हूँ परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑफ 12,000। हमने सुभाष से 12,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं। तो सुभाष कौन है यहाँ पर? सुभाष रिसीवर है कि गिवर है, ये बात पता करनी है। तो सुभाष ने क्या किया है, गुड्स हमको दिए हैं, हमको गुड्स दिए हैं, तो सुभाष हमारा गिवर हो गया। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के तहत ये क्रेडिट हो जाएगा। अगर ये क्रेडिट हो गया तो ऊपर वाला पक्का डेबिट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से देख लो। परचेज अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज क्या किया है, कोई चीज़ खरीदने में पैसा खर्चा होगा। देखो 12,000 खर्चा हुआ है, 12,000 गया है एक तरीके से, ठीक है, तो खर्चा हुआ है, खर्चे को जो है डेबिट किया जाता है, तो दैट्स वाई डेबिट कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मन में ये तो नहीं आ रहा है कि सर जो है सुभाष को 12,000 रुपये मिलेंगे, 12,000 रुपये मिलेंगे तो इसलिए सुभाष रिसीवर होगा सर, गिवर नहीं होगा। नहीं, अभी इस मौके पर 12,000 उसको मिले नहीं, वादा हुआ है, मौके पर उसे कुछ मिला नहीं, वादा हुआ है। लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि सुभाष ने गुड्स दिए हैं तभी तो हम खरीद पाए। अगर सुभाष ने गुड्स ना दिए होते तो हम खरीद कहाँ से पाते। तो ऐसे में सुभाष गिवर पक्का है, रिसीवर नहीं है। अगर कैश दिया गया होता तो वो रिसीवर हो जाता, ठीक। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हमने ये देखा कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष फॉर 12,000 में दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक तो हमने परचेज किया है गुड्स को तो परचेज अकाउंट, और दूसरा सुभाष अकाउंट।
परचेज नॉमिनल अकाउंट होता है, सुभाष पर्सनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। और पर्सनल का होता है डेबिट ऑफ द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हो रहा है ना, हर क्वेश्चन में मंत्रोच्चारण हो ही रहा है एक तरीके से, ठीक है। परचेज किया है तो हमने खर्चा किया है, एक्सपेंस होता है तो डेबिट करते हैं एक्सपेंस को, तो ये डेबिट हो गया। अगर ये डेबिट होगा तो ये क्रेडिट होगा। और वैसे भी सुभाष ने हमको गुड्स दिए हैं, गिवर है, तो इसलिए क्रेडिट होगा। ये डाउट कई बार बनता है फ्रेंड, जब भी आप शुरू में पढ़ेंगे ना तो आपको ये डाउट बनेगा सर कि सुभाष गिवर क्यों है, सुभाष रिसीवर क्यों नहीं है, 12,000 मिलेगा उसको। तो उसी चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा एलोबरेट अच्छे से करने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई देखो, सुभाष ने हमको गुड्स दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। क्या सुभाष को हमने कुछ दिया है? सोच के देखो जरा सर, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑफ 12,000 क्रेडिट पर है, उधारी पर है, हमने कुछ नहीं दिया। एक वादा किया है केवल आपसे कि हम 12,000 देंगे, तभी तो उधारी पर लिया है। तो हमने इस ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए वो गिवर ही है, रिसीवर नहीं है। फिर आया अगला, परचेज फर्नीचर ऑफ कैश ऑफ 6,000, यानी कि हमने फर्नीचर खरीदा है नकदी पे 6,000 का। तो देखो दो अकाउंट हैं, एक तो फर्नीचर और दूसरा कैश, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, ठीक है। चलो, अब जो हमारा फर्नीचर अकाउंट होता है वो हमारा रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि सर ये एसेट है, और कैश हमारा रियल होता है, दोनों के दोनों ही रियल है यहाँ पर। तो रियल अकाउंट में रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बस आपको ये फैसला करना है कि फर्नीचर आया है कि गया है, कैश आया है कि गया है, बस ये, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ऑफ 6,000, तो सोच के देखो, हमने 6,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो क्या फर्नीचर उसकी दुकान पर छोड़ कर चले आएंगे क्या? नहीं, फर्नीचर लेकर आएंगे। तो इसका मतलब फर्नीचर आया हुआ है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया है तो डेबिट कर देंगे। अब वो भी हमको चाचा कहने से तो देगा नहीं फर्नीचर, बदले में 6,000 रुपये हमसे लेगा, तो इसका मतलब 6,000 हमने उसको दिया हुआ है, 6,000 हम उसको देकर आए हुए हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम क्रेडिट कर देंगे। और वैसे भी एक डेबिट हो गया तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है। तो कैश हमारे बिजनेस से गया हुआ है, दैट्स वाई इसको हम डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत क्रेडिट कर देंगे। बस इतनी सी बात है, हमारा बन जाएगा। देखो, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, दोनों के दोनों रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि फर्नीचर आया है, फिर से सोचो इस बात को, बस यही महज यही एक बहस रहेगी, फर्नीचर आया कि गया। सोच के देखो ना, एक दुकान पर तुम गए फर्नीचर खरीदने, 6,000 रुपये दोगे, 6,000 दोगे अपने हाथ से, और फर्नीचर उठाओगे, कुर्सी मेज लेकर के आओगे। तो फर्नीचर तुम्हारे बिजनेस में आया, तुम्हारी दुकान पर आया, और 6,000 रुपये तुम्हारी दुकान से चले गए, ठीक है। तो क्या आया क्या गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो एक और देखते हैं, 5वां, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,000, यानी हमने गुड्स बेचे हैं। हमने क्या किया? गुड्स बेचा है और कैश में बेचा है। तो एक तो अगर कैश में बेचा है तो भाई कैश अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो गया, कैश अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो गया। और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ? अगर हम गुड्स को बेचते हैं, अगर हमारी जूतों की दुकान है और जूता हम बेचते हैं तो उसके लिए सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। अगर हमारी जूतों की दुकान है और हम जूता खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट यूज करते हैं, राइट। तो परचेज और सेल्स दोनों यूज होते हैं। अब कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, भाई कैश हमारा रियल है क्योंकि ये एक एसेट है, सेल्स हमारा एक खर्चा है। सेल्स क्या नहीं, इनकम है। जब भी आप कोई चीज़ बेचोगे, अगर जूते बेचोगे तो 500 रुपये पाओगे, कैश मिलेगा, इनकम होगी। सो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अब उसके बाद में रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये रूल हमारा होता है, ठीक है। तो उसी रूल को अप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रियल अकाउंट है, अब देखो कैश आ रहा है कि जा रहा है। अगर तुमने सामान बेचा है तो 13,000 रुपये क्या होगा, उसी को दे दोगे क्या? नहीं सर, सामान बेचा है 13,000 रुपये उससे लूंगा, यानी बिजनेस में 13,000 आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, सो डेबिट हियर। अगर ये डेबिट हो गया तो अब इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा, पर फिर भी इस पर भी चेक कर लेते हैं। सेल्स से हमारी इनकम होती है और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन होता है, दैट्स वाई यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक ट्रांजेक्शन में दोनों के दोनों फैक्ट मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, आई बिलीव, ठीक है। सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि हमारा सेल्स है, सेल्स एक इनकम होती है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। और कैश हमारा आ रहा है, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये दोनों में गलत लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, ये हमारा डेबिट होगा, ओके। कोई बात नहीं, अब तो
सक्षम हो गए हैं इतने कि डेबिट व्हाट कम्स इन कह रहा है, तो भाई कम्स इन का मतलब डेबिट ही होगा। ओके, और वैसे भी अगर ये क्रेडिट है तो ये डेबिट ही होना चाहिए, अदरवाइज ये गलत है। दोनों क्रेडिट और दोनों डेबिट संभव ही नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यानी ट्रांजेक्शन नंबर 5 हम देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, सोल्ड गुड्स टू महेश ऑफ 15,000। तो हमने गुड्स बेचा तो है भाई, तो ठीक है, तो हमारा एक सेल्स अकाउंट हो गया सर, और दूसरा सर दूसरा महेश के अकाउंट ले लेंगे। सर महेश क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि अगर पार्टी का नाम आ जाए और ये ना लिखा हो कि कैश है कि क्रेडिट है, तो पक्का क्रेडिट पर होगा, उधारी पर बेचा है। अगर हम उधारी पर बेचते हैं तो ये हमारा डेटर हो जाता है। क्या हो जाता है? डेटर हो जाता है। अगर हम उधारी पर खरीदते हैं तो हम वो व्यक्ति हमारा क्रेडिटर हो जाता है। ठीक है, जिससे तुम उधार लोगे वो तुम्हारा क्रेडिटर होगा, और जिसको तुम उधार पर बेचोगे वो तुम्हारा डेटर होता है। तो यहाँ महेश का हमारा डेटर है। ठीक है, तो जो भी दो अकाउंट हमारे हो गए, चलो ठीक है, सेल्स अकाउंट और महेश अकाउंट। मैंने आपको समझा दिया सेल्स क्या होती है, नॉमिनल, क्योंकि खर्चा या इनकम होती है। महेश जो है एक पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेल कंपनी का लैपटॉप आता है तो डेल कह लीजिए, और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, CIG। ठीक है, तो DIG साहब होते हैं, उसे CIG साहब समझ लीजिए। ओके, पर्सनल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, नहीं, डेबिट द रिसीवर डॉक्टर और क्रेडिट द गिवर CG। अब इसी में बस अगला कहानी क्या रही, ये पता करना सर कि आ क्या रहा है, जा क्या रहा है, या फिर खर्चा या वो वाला। तो अगर हम यहाँ देखें सेल्स अकाउंट क्या होता है, हमारा इनकम होती है। सरल है सेल्स पर चेक करना, क्योंकि सेल्स कुछ बेचेंगे तो इनकम होगी, तो क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, तो क्रेडिट लिख देंगे। तो अगर ये क्रेडिट होगा तो ये पक्का डेबिट होगा। ठीक है, तो महेश यहाँ पर क्या है, सोल्ड गुड्स टू महेश। हमने महेश को गुड्स बेचे हैं, तो महेश को क्या गुड्स मिले कि नहीं मिले? बोलो, महेश को गुड्स मिले या नहीं मिले? हाँ सर, महेश को गुड्स मिले। तो अगर महेश को गुड्स मिले तो महेश रिसीवर हो गया। बोलो, हाँ सर बिल्कुल, महेश रिसीवर हो गया। तो डेबिट द रिसीवर के तहत डेबिट मार देंगे। ठीक है, एक और दिमाग में आ रहा होगा सर कि महेश 15,000 दे भी तो रहा है। आपके मन में आना चाहिए कि सर 15,000 दे रहा है, और अगर दे रहा है तो गिवर हो गया सर। 15,000 ही इज गिविंग, सो ही इज गिवर, तो उस हिसाब से क्रेडिट द गिवर होना चाहिए। कहाँ दे रहा है सर? यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं दे रहा है। वादा हो रही है कि हम देंगे, दे नहीं रहा है सर, इस ट्रांजेक्शन में नहीं दे रहा है, आगे देगा भविष्य में, लेकिन अभी तो नहीं दे रहा है। महेश ने एक वादा किया है सर कि हम आपको 15,000 देंगे आज से 3 महीने 6 महीने बाद, यहाँ पर नहीं दे रहा है, इसलिए वो गिवर नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए वो रिसीवर ही बनेगा। सो महेश इज रिसीवर, दैट्स वाई डेबिट द रिसीवर के तहत ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो हर बात को मैं आपको समझा करके दिखा करके दे रहा हूँ। ठीक है, सेल्स हमारी इनकम होती है, महेश हमारा रिसीवर है, दैट्स वाई डेबिट। ठीक, अब अगला देखिए, पेड कैश टू सुभाष। अब जो हमने खरीदा, उधारी पर खरीदा था सुभाष से, अब उसी को लौटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर यहीं कहीं पर था सुभाष, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑफ रुपी 12,000। सुभाष से 12,000 रुपये पर खरीदा था, अब उसी को 10,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, पेड कैश टू सुभाष। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी? ये भी 5 नंबर, ये भी 5 नंबर, कोई नहीं, चलिए। तो देखो, पेड कैश, कैश दिख गया, सुभाष को दिया तो सुभाष दिख गया। देखो, 2 लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो सर हमारा क्लियर हो गया कि कैश अकाउंट प्रभावित है और दूसरा सुभाष अकाउंट प्रभावित है। सही बात है ना, और तो कुछ प्रभावित होगा नहीं भाई। देखो, पेड कोई मतलब नहीं है, 10,000 रुपये हैं, तो सुभाष और कैश 2 ही लोग हैं, तो कैश अकाउंट और सुभाष अकाउंट। कैश हमारा रियल अकाउंट है, सुभाष हमारा पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये होता है। सुभाष हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल में क्या रूल होते हैं फ्रेंड्स? हमारे पर्सनल में रूल होते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल होता है। बस अब इस बात का फैसला करो कि आ रहा है कि जा रहा है। पेड कैश, हमने कैश पे किया है सुभाष को, हमने अपने खजाने से निकाला और ले जाकर के सुभाष को दे दिया, यानी कैश गया। तो अगर कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत ये क्रेडिट हो जाएगा। अगर ये क्रेडिट हो जाएगा तो ये डेबिट हो जाएगा। ठीक, सुभाष क्या है, रिसीवर है कि गिवर है? देखो, 10,000 रुपये जो खजाने से निकले वो किसको मिले? सर सुभाष को मिले। सो सुभाष इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के तहत हम सुभाष को डेबिट कर देंगे। बस बात खत्म। तो मैंने ये भी आपको समझा दिया। ठीक है, सुभाष और कैश, सुभाष पर्सनल, कैश रियल। सुभाष चूंकि 10,000 रिसीव कर रहा है इसलिए डेबिट कर देंगे डेबिट द रिसीवर के तहत, और कैश हमारे खाते से जा रहा है तो गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत। ठीक है, फिर परचेज गुड्स फ्रॉम रवि
फॉर कैश। ये देखिए अगली ट्रांजेक्शन, हमने गुड्स परचेज किए हैं किससे, रवि से, कैश में 7,500 रुपये के गुड्स परचेज किया है। तो इसका मतलब हमारा एक अकाउंट हो गया परचेज अकाउंट, एक हमारा परचेज अकाउंट प्रभावित हो गया। दूसरा सर कौन सा अकाउंट होगा, रवि होगा सर कि कैश होगा सर, है ना, क्योंकि 3 नाम आ गए हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, 3 लोग हैं तो गुड्स परचेज किया, ये तो ठीक है सर। रवि लें कि कैश लें, सर डीलिंग कैश में हुई है तो कैश ले लेना, कैश अकाउंट। सर रवि को काहे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमने कैश में डील कर ली है तो हमें रवि को याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ रवि ना लिखूं, मैं महेश लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों नहीं सर, महेश एक व्यक्ति है, पड़ेगा क्यों नहीं, नहीं पड़ेगा सर। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन खत्म हो गई अगर, तो हमको नहीं याद रखना है कि महेश खरीद के लेगा कि रमेश खरीद के लेगा, क्योंकि हमको उनसे मांगने कभी भविष्य में नहीं जाना पड़ेगा। चाहे रवि लेकर चला जाए 7,500 देकर के, चाहे मोहन, चाहे सोहन, चाहे उसका भाई, चाहे उसके पिताजी लेकर जाएं, हमको दोबारा उनसे बात नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि कैश में डील हो गई है, उधारी रह नहीं रही, तो हमारे लिए नाम इररिलेवेंट हो गया, इसीलिए हम रवि को इग्नोर मार देंगे। तो हमारे पास परचेज अकाउंट हो गया, हमारे पास कैश अकाउंट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्यों हमने रवि को इग्नोर मारा। अगर कैश ना लिखा होता सर, अगर कैश ना लिखा होता तो ये रहा सुभाष था। देखो सुभाष को वैल्यू दी हमने कि नहीं दी भाई, क्योंकि हमने सुभाष को यहाँ वैल्यू क्यों दी, क्योंकि दिया ही सुभाष को था, तो किसको देते वैल्यू। तो उसी तरीके से परचेज अकाउंट आपका क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेल, और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, CIG। और इसी तरीके से कैश अकाउंट का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, DC और CG। ठीक है, अब बस ये डिसाइड कर लो कि भाई जो है कैश आ रहा है कि जा रहा है। तो हमने क्या किया है, गुड्स खरीदे हैं रवि से नगद में, तो इसका मतलब हमने रवि को नगद दिया होगा 7,500 और उससे गुड्स लिए होंगे, तो कैश हमारे से जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अगर ये क्रेडिट होगा तो ये पक्का डेबिट हो जाएगा। पर इसको भी चेक कर लेते हैं। परचेज क्या होता है हमारा, एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। कोई चीज़ खरीदने के लिए पैसे खर्चने पड़ते हैं, जैसे 7,500 खर्चा हुआ, तो खर्चा क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस के तहत डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अकाउंट आप, ये भी आपकी ट्रांजेक्शन कवर हुई अपने आप में। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट 2 अकाउंट प्रभावित हुए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। कैश अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हमने खरीदने में खर्चा किया है इसलिए एक्सपेंस है, और डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस का डेबिट कर देंगे। और कैश में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट हुआ है, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से गया हुआ है इसलिए क्रेडिट कर दिया। पूरा समझाया है आपको। अब देखते हैं, बॉट मशीनरी फॉर कैश 8,000 रुपीज़। तो हमने एक मशीनरी खरीदी है, नगद में खरीदी है, तो दिख रहा है भाई कि जो है मशीन अकाउंट हमारा प्रभावित होगा और दूसरा हमारा कैश अकाउंट प्रभावित होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, तो बचा क्या, हमारे पास मशीन और कैश ही है, 2 चीज़ें हैं। ठीक है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, मशीन भी हमारा रियल अकाउंट, दोनों एसेट हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन DC, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी फार्मूले के तहत हम लोग चलेंगे, चल गए हैं अभी हम इस फार्मूले में। मशीन हमारा क्या है, मशीन आ रही है कि जा रही है, अब इसको पढ़िए। मशीन खरीदी गई कैश 8,000 रुपये में, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने दुकान के गल्ले से 8,000 रुपये निकाले, दुकानदार को दिए और मशीन ले आए, बराबर है। तो खरीदा है ना, मशीन बेची थोड़ी है, खरीदा है तो मशीन आई होगी, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन आई है तो डेबिट कर दिया। अब अगर ये अकाउंट डेबिट हुआ तो ये पक्का क्रेडिट हो जाएगा। पर यहाँ भी उतार लेते हैं तराजू पर एक बार। कैश अकाउंट हमारा क्या है भाई, कैश आ रहा है कि जा रहा है। सर मशीन खरीदी है 8,000 रुपये की, तो कैश दे आए होंगे, हम उसको 8,000 दे आए होंगे, तब जाकर के उसने मशीन दी होगी, तो खाते से 8,000 रुपये गए हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट्स वाई ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जा रही बात। तो शुरू में थोड़ा मेहनत पड़ी थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से आपको समझ में चीज़ें आने लगी होंगी। ये विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, बंदे ने कैश निकाल लिया है पर्सनल यूज के लिए, तो कैश तो दिख रहा है सर। ठीक है, और क्या, पर्सनल, ऑफिस, क्या दूसरा अकाउंट कौन सा सर, सोचिए ज़रा। कैश अकाउंट हो गया एक, और दूसरा कौन सा अकाउंट हुआ सर, तो सर दूसरा अकाउंट थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको मैंने समझाया था, ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कैश अकाउंट हमारा हो गया
दूसरा अकाउंट विचार करते हैं। तो अगर मैंने आपको याद करवाया था, कई बार जिक्र किया है कि अगर कोई व्यक्ति पर्सनल यूज के लिए खाते से पैसे निकाल लेता है, बिजनेस से पैसे निकाल लेता है, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ड्राइंग। ये कोई नई चीज़ नहीं, कम से कम 4 से 5 बार जिक्र हो चुका होगा कि जब भी कोई पर्सनल यूज के लिए निकालोगे तो उसे ड्राइंग बोला जाता है। और ड्राइंग आपका कोई व्यक्ति करता है, इसलिए पर्सनल अकाउंट होता है। ये आपका रियल अकाउंट हो गया। कैश हमारा रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब जैसे मान लो, मैं ये मान लेता हूँ, ये बड़ी अच्छी सिचुएशन है, मुझे ड्राइंग का नहीं पता है कि पता नहीं ड्राइंग में रिसीव हो रहा है कि गिव हो रहा है ना, पता नहीं ड्राइंग में रिसीवर है कि गिवर है, मुझे डाउट बन रहा है कि सर, तो कोई बात नहीं, इसको मत टेस्ट करो, इसको टेस्ट ही मत करो, केवल कैश पे चले आओ कैश पे चले आओ। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 2500। तो क्या कैश आया बिजनेस में कि कैश गया बिजनेस से? सर 2500 निकाल के ले गया है तो चला गया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सर यहाँ क्रेडिट कर दीजिए, और अगर ये क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो इसे डेबिट कर दीजिए बस। अब अगर ये क्रेडिट हो गया, एश्योर्ड है, तो इसे डेबिट मार दीजिए। हमें भले ही नहीं पता है कि ड्राइंग के केस में रिसीव हो रहा है कि जो है गिव हो रहा है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के तराजू पर तौलिए ही मत। मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ड्राइंग है, अब सोचना पड़ेगा सर ड्राइंग में दे रहा है कि ले रहा है। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर द पर्सनल यूज, व्यक्ति ने कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो ड्राइंग ना लिख करके, ध्यान देंगे मेरी बात को, जैसे जब हमने कैपिटल पढ़ाया था आपको, तो मैंने क्या कहा था, कैपिटल ना यूज करके आप श्याम का नाम यूज कर लीजिए जो व्यक्ति है। उसी तरीके से यहां ड्राइंग्स ना लिख करके समझो कि श्याम लिखा हुआ है। अब सोचोगे तो आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्याम ने कैश लिया कि श्याम ने कैश दिया? श्याम वो मालिक है जिसने पर्सनल यूज के लिए 2500 रुपए निकाल लिए। तो 2500 रुपए श्याम को रिसीव हुए हैं कि श्याम ने दिए हैं बिजनेस को? नहीं सर, रिसीव किया है। श्याम इज रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर के तहत यहां डेबिट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि अगर कैपिटल आ जाए या आपका ड्राइंग आ जाए, तो उस केस में ना कैपिटल ध्यान रखना ना ड्राइंग ध्यान रखना, ध्यान देना उस बात को कि ये मालिक है। मान लो राम की कंपनी है, बस राम का नाम यूज कर लेना, मान लेंगे कि राम की कंपनी है, राम को वहां रख देना, ड्राइंग ना लिख समझ करके यहाँ राम समझ लो कि राम मालिक है। अब मालिक ले रहा है कि दे रहा है, तो आसान हो जाता है, क्योंकि ड्राइंग कोई व्यक्ति नहीं है, हम बना देते हैं व्यक्ति लेकिन है नहीं, तो कंफ्यूजन बनती ही रहती है कि सर पता नहीं ड्राइंग ले रहा है कि दे रहा है, कैपिटल आ रहा है कि जा रहा है। तो उस सब कंफ्यूजन से मुक्ति पाने के लिए आप देखो, जो जर्नल एंट्री बनेगी वहां तो आपको ड्राइंग ही दिखाना पड़ेगा, बट अपने दिमाग में श्याम लिख करके समझ लेना कि हाँ भाई ये श्याम की कंपनी, तो श्याम ने 2500 रुपये पर्सनल यूज के लिए ले लिया। अब श्याम ने 2500 ले लिया, इसका मतलब श्याम रिसीवर हो गया, खट से तुम्हारी एंट्री हो गई डेबिट द रिसीवर वाली। उसी जगह पर खड़े होकर के ड्राइंग के बारे में सोचो कि ड्राइंग, तो सर पकड़ लोगे, ठीक है। तो बढ़िया टेक्निक बताई है। पहली टेक्निक ये कि एक पकड़ा, केवल कैश वाला, ड्राइंग के बारे में सोचा ही नहीं। पहली टेक्निक कि ड्राइंग के बारे में सोचबे मत करो, सीधे कैश से ही निपटा लो, काम खत्म, जनरल एंट्री तुम्हारी बन जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरा, अगर ड्राइंग या कैपिटल आ जाता है तो ड्राइंग और कैपिटल की जगह पर एज्यूम कर लेना कि वो मालिक का नाम, उस मालिक का नाम जैसे ही लिखोगे खट से तुम्हारी ट्रांजेक्शन एकदम मैच कर जाएगी, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही ड्राइंग से अकाउंट हो गया और कैश अकाउंट हो गया। ड्राइंग आपका रिसीवर है। अब मैं बोलूँ कि ड्राइंग रिसीवर है तो कंफ्यूजन होती है, लेकिन अगर मैं कहूँ श्याम, तो हाँ वाकई 2500 रुपये श्याम को रिसीव हुए हैं, यस, तो रिसीवर हो जाता है। कैश अकाउंट आपका जो कि खाते से जा रहा है, गोइंग आउट, तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। पेड रेंट 400 का, 400 रुपये का हमने रेंट पे किया है। तो देखो रेंट, तो एक तो रेंट अकाउंट प्रभावित होगा सर हमारा। सर दूसरा अकाउंट कौन सा? तो मैंने बताया था कि अगर पेड लिखा हो, रिसीव्ड लिखा हो, इस तरीके की चीज़ें लिखी हो तो हम हमेशा कैश मानेंगे, तो हम कैश में ही पे करेंगे, कैश अकाउंट मान लेंगे, ठीक है। ये बात मैं आपको रूल नंबर 3 याद करिए, इसी वीडियो में रूल नंबर 3 पर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब रेंट आपका एक्सपेंस होता है, सो नॉमिनल अकाउंट। कैश हमारा जो है एसेट होता है, सो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। उसके बाद में नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेल, और CIG क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, ठीक है। चलो ये भी सही रहा। बस अब क्या करना है, कोई एक चीज़ ध्यान दे लो। चलो हम कैश पकड़ लेते हैं। पेड रेंट 400 रुपये का रेंट पे किया है, तो 400 रुपये खजाने से ले गए होंगे, दे आए होंगे, तो कैश गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। अगर इसको क्रेडिट करेंगे तो पक्का डेबिट हो जाएगा। और वैसे भी देख लो, रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस के तहत ये डेबिट हो जाएगा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत सरल हो गया है मेरे ख्याल से। अब हर एंट्री आप बना पा रहे हो। सर ये इतना ही आसान रहेगा क्या पूरा? हाँ सर, लगभग लगभग इतना ही आसान रहेगा। थोड़ी बहुत पेचीदगी आएगी, थोड़ी बहुत नॉमिनल सी पेचीदगी आएगी, वो भी हम आपको सिखाएंगे। भाई देखो, हर चीज़ सरल तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन मैं आपको शुरू में ही कठिन सिखा भी नहीं सकता, इसलिए थोड़ा थोड़ा कठिनाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। पेड वेजेस 450, हमने मजदूरी पे की है 450 की, तो एकदम सेम वही केस हो गया भाई कि एक तो हमारा वेजेज अकाउंट प्रभावित होगा और दूसरा हमारा कैश अकाउंट प्रभावित होगा। कौन सा? कैश अकाउंट। तो वेजेज अकाउंट हमारा प्रभावित हो गया, ये और कैश, ठीक है, लिख लो उठा करके। तो वेजेज हमारा होता है खर्चा, नॉमिनल अकाउंट हो गया, ये हमारा रियल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। रियल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है। इसी के तहत बढ़ते रहे। आगे जब हम बढ़े तो देख लो कैश आ रहा है कि जा रहा है। पेड वेजेस 450, हमने वेजेस पे किए 450 के, यानी हमने खाते से निकाला, अपने जो है खजाने से निकाला, अपने बिजनेस से निकाला और दे दिया, तो 450 रुपये गए। तो क्रेडिट द गिवर के तहत क्रेडिट कर दो। अगर ये क्रेडिट हो गया तो ये डेबिट हो जाएगा। और वैसे भी वेजेस हमारा क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है, मजदूरी देंगे, ठीक है। मजदूरी मिलती भी है, मजदूरी देते भी हैं, लेकिन चूंकि हम बिजनेस हैं इसलिए हमने किसी न किसी को वर्कर रखा होगा, उसको मजदूरी हम देंगे, हम लेंगे नहीं, क्योंकि हम बिजनेस हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस होगा तो डेबिट हो जाएगा। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस के तहत ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो ये भी सीख लिया। पेड सैलरी टू गोपाल, तो हमने सैलरी पे की है गोपाल को 1200 रुपये की। तो देखो, एक तो सैलरी हो गई, दूसरा गोपाल हो गया, और तीसरा हमने बताया था अगर पेड वगैरह लिखा हो तो कैश भी होता है। नहीं, 3 हो गए। अब सवाल ये है कि सर हमारे कौन कौन से अकाउंट प्रभावित होंगे, ठीक है। सैलरी हो गई और कैश हो गया और गोपाल भी हो गया। भाई दिख रहा है कि हाँ गोपाल को भी रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर रूल ये कहता है कि अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन है इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो जाए, तीन के तीनों, अगर नॉमिनल, रियल और पर्सनल 3 ही अकाउंट होते हैं और 3 के तीनों इन्वॉल्व हो जाएं, तो वहाँ पर पर्सनल अकाउंट को इग्नोर कर दीजिएगा। गाइडलाइन ये कहती है। अदरवाइज 3 पार्टी इन्वॉल्व हो जाएंगी, फिर प्रॉब्लम होगी। हमें 2 ही पार्टी चाहिए होती है ज़्यादातर, ठीक है, एक डेबिट हो, एक रिसीव क्रेडिट हो। तो हमारा सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट हम लेंगे, ठीक है। बात जेन्युइन है कि सर सैलरी तो गोपाल को रिसीव हुई है, तो गोपाल का अकाउंट प्रभावित होना चाहिए, करेक्ट है आपकी बात। और चूंकि हमने सैलरी कैश में दी होगी तो कैश भी प्रभावित होना चाहिए, वो भी बात ठीक है। अगर कैश में नहीं दी होगी, खाते से दी होगी, तो बैंक अकाउंट प्रभावित होना चाहिए, राइट। अगर मान लो कैश में ना दे रखी होगी तो बैंक से दी होगी तो बैंक अकाउंट, या तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, दोनों में से कोई प्रभावित होगा। सैलरी अकाउंट तो होगा ही होगा और गोपाल भी प्रभावित होगा। तो ऐसे में गाइडलाइन कहती है कि भैया अगर तीनों अकाउंट इन्वॉल्व हो जाए, नॉमिनल, रियल और पर्सनल, तो पर्सनल को आप इग्नोर करिए और नॉमिनल और रियल रखिए, ठीक है। ये एज पर गाइडलाइन है। तो हमारा अब ये क्लियरिटी हो गई कि हम जो है सैलरी और कैश अकाउंट को रखेंगे। सैलरी नॉमिनल है तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन डीसी एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब देख लो कि हमने सैलरी पे की है तो 1200 रुपये गए होंगे, 1200 रुपये गए होंगे, तो इसका मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट हो गया, तो ऑब्वियसली ये डेबिट हो जाएगा। और वैसे भी देखो सैलरी हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। सैलरी वैसे इनकम भी होती है और खर्चा भी होता है, लेकिन चूंकि हम बिजनेस हैं इसलिए हम खर्चा ही करेंगे, हम सैलरी थोड़ी लेंगे। बिजनेस सैलरी नहीं देता है, बिजनेस सैलरी देता है जो उनके वर्कर होते हैं, जो उनके एम्प्लॉय होते हैं। तो ऐसे में ये खर्चा है, सैलरी इज एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस के तहत डेबिट कर देंगे, ठीक। तो ये डेबिट हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। बात मेरी क्लियर हो गई? तो ये थोड़ा सा पेचीदा था, मैंने आपको समझाया कि अगर सैलरी गोपाल सब इन्वॉल्व थे तो हमने गोपाल को इग्नोर किया, सैलरी और कैश अकाउंट को लेकर के काम चला दिया। देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई गोपाल। ये बोल रहे हैं भैया यहाँ गोपाल को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एज पर द रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम व्हेन देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, अगर तीनों अकाउंट एक साथ इन्वॉल्व हो जाए आपके नॉमिनल और रियल, तो इट इज एनफ टू मेंशन ओनली नॉमिनल एंड रियल। तो ये पर्याप्त है कि हम नॉमिनल और रियल से काम चला लें, हमें पर्सनल अकाउंट को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ना कि हम कई सारी चीज़ें बीच बीच में सीखते रहेंगे, पहले नहीं सीखा था, पहले मैंने बताया भी नहीं था सर, धीरे धीरे ही सीखेंगे। मैं कहता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आता रहेगा, हम सिखाते रहेंगे। तो सर क्या सब एक साथ नहीं सिखा सकते? नहीं सिखा पाऊंगा सर, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आता ही रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड कमीशन 200 रुपीज़। तो देखो कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट यूज कर लेंगे,
ठीक है। कमीशन रिसीव्ड क्यों सर? कमीशन दिया भी जाता है, लिया भी जाता है, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट यूज कर लिए। अगर किसी कमीशन मिला है तो कमीशन जो है गिवन अकाउंट यूज कर लीजिए, या फिर दिया हुआ है जैसा भी हो, ठीक है। तो कमीशन रिसीव्ड 200 रुपीज़। तो अगर कहीं रिसीव्ड वगैरह यूज हुआ हो तो मैंने आपको बताया था रिसीव्ड या पेड यूज हुआ तो कैश मान लेंगे। तो अगला अकाउंट हमारा कैश अकाउंट होगा। कैश इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये हमारा जो है कमीशन रिसीव हुआ है, हमारी इनकम है, तो इनकम जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट होती है। नॉमिनल में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, ठीक है। इसी के तहत हम चलेंगे। तो अब देखो, अगर हमें रिसीव हुआ है कमीशन, इसका मतलब 200 रुपये आए होंगे, नकदी आई होगी, कैश आया होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट हो गया और ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। और वैसे भी देख लीजिए, रिसीव किया है कमीशन तो मतलब कमाई की है, हमने कमीशन रिसीव किया इसका मतलब हमने कमाई करी है। और कमाई जो होती है आपका क्रेडिट द इनकम होती है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तो उसके तहत क्रेडिट भी हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अब इतना पढ़ने के बाद में अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो लाइक वगैरह कर दीजिए भाई, बहुत मेहनत कर दी मैंने। मान कर चलिए ना, मैं एश्योर्ड हूँ कि मतलब पढ़ाने के बाद में आप जनरल एंट्री में जब फंस जाइएगा तो फिर जिस चौराहे पे कहेंगे वहाँ मिलूंगा मैं आपसे। फंसेंगे नहीं आप, चिंता मत करिए। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है लेकिन बात बन जाएगी। ओके। पेड टू श्याम बाई चेक 20,000, हमने श्याम को पे किया है चेक से 20,000 रुपये, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, श्याम है यहाँ पर तो चलो ठीक है, श्याम अकाउंट। और दूसरा चेक, चेक तो यूज करते नहीं, उसके बदले में हम बैंक अकाउंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बैंक अकाउंट। तो हमारे दो अकाउंट कौन से प्रभावित होंगे सर? सर एक तो श्याम का अकाउंट प्रभावित होगा और दूसरा हमारा बैंक अकाउंट प्रभावित होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, बैंक से, क्योंकि चेक बैंक में होता है। श्याम क्या है? एक व्यक्ति है, सो पर्सनल अकाउंट। बैंक क्या है? एक कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ आकर के देख लो कि कौन दे रहा है कौन ले रहा है। पेड टू श्याम बाई चेक 20,000, तो 20,000 रुपए चेक से श्याम को दिए, यानी श्याम को 20,000 रुपए मिले। श्याम इज रिसीवर, श्याम इज रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर, ये डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। और 20,000 रुपए अगर श्याम को मिले हैं तो मेरे खाते से कटे होंगे, मेरे खाते से गए होंगे। तो बैंक क्या है? गिवर है, बैंक ने दिया है, तो बैंक इज गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी एक डेबिट हो गया तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। क्या कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर? बताएं आप मुझे। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अब ध्यान दीजिए, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने यहाँ कैश विड्रॉ किया है लेकिन ऑफिस यूज के लिए किया है। एक अभी इसके पहले मैंने करवाया था जहाँ पर उसने ड्राइंग की थी, याद करिए, मतलब उसने बंदे ने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया था। ऊपर से विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो उसे ड्राइंग कहेंगे, लेकिन अगर ऑफिस के यूज के लिए यूज किया है तो उसे ड्राइंग नहीं कहेंगे। इसीलिए दोनों को एक साथ दिखा देना आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि सोचो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति ने अपने जो है पर्सनल यूज के लिए, है ना, विड्रॉ किया है कैश फ्रॉम, कहाँ से? बैंक से, फॉर ऑफिस यूज। कैश विड्रॉ किया है तो भाई ठीक है, कैश अकाउंट हमारा प्रभावित हुआ। और बैंक से निकाला है ना, बैंक से निकाला है कैश को तो बैंक भी प्रभावित हुआ। लेकिन जो पैसा लिया है उसको जो है ऑफिस में यूज कर दिया। अगर ऑफिस में यूज ना करता तो फिर क्या करते सर? अगर वो पर्सनल यूज में लेता तो हमारा ड्राइंग अकाउंट प्रभावित होता। हमारा कौन सा अकाउंट प्रभावित होता? अगर यहीं पर मैं ये ऑफिस ना लिख करके पर्सनल यूज लिख दूं तो उस केस में हमारे जो दो प्रभावित अकाउंट होंगे, वो पहला जो है आपका क्या हो जाएगा? ड्राइंग अकाउंट, और दूसरा आपका बैंक अकाउंट प्रभावित होगा, क्योंकि पैसा बैंक से जाएगा, ठीक है। ये दो अकाउंट आपके प्रभावित हो गए थे, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर वो पर्सनल यूज नहीं कर रहा है, ऑफिस में यूज कर रहा है, तो ऑफिस में यूज कर रहा है तो फिर नॉर्मल ऐसे सोचिए जो नॉर्मली हम सोचते हैं। तो बैंक से पैसे निकाले कैश, बस ये बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश हमारा रियल अकाउंट होता है फ्रेंड, बैंक भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, तो डेबिट नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है। बस अब ये डिसाइड कर लो कि आया गया क्या है। अगर हम देखें कैश की बात करें तो कैश विड्रॉ हुआ है बैंक से, यानी कि बैंक से आया है कि बैंक से गया है, ये सोचो जरा सा। फ्रॉम बैंक, बैंक से गया है, सो बैंक इज गिवर। अगर बैंक गिवर है तो क्रेडिट द गिवर कर दो और इसे डेबिट द रिसीवर कर दो, ठीक है।
तो विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब क्या हुआ, बैंक में गए, 1.5 लाख रुपए निकाल लाए तुम, 1.5 लाख रुपए तुम बैंक से निकाल लाए, बैंक से, तो बैंक ने तो दे दिया तुम्हें। अब वो 1.5 लाख रुपए क्या किए तुमने भाई, ऑफिस ले आए। ऑफिस ले आए मतलब बिजनेस के पास आया, बिजनेस इज द रिसीवर, बिजनेस इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है यहाँ पर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास पैसा आया है, ऑफिस में आया है, बिजनेस में आया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के तहत ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये हो गया। काफ़ी समय दे रहे हैं फ्रेंड्स, जो है ध्यान दीजिएगा, काफ़ी समय दे रहे हैं चीज़ों को, ऐसी बात नहीं है कि मतलब भागे पड़े हैं, इसीलिए लेक्चर बड़े हो जा रहे हैं, पर ठीक है, सीख तो रहे हैं एटलीस्ट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर खरीदा है राजा से 20,000 रुपये के क्रेडिट पर, तो लिखा ही है। तो हमारा देखो, एक तो हमारा परचेज अकाउंट जो है प्रभावित होगा, और दूसरा हमारा कौन सा अकाउंट प्रभावित होगा सर, दूसरा हमारा क्रेडिट पर हमने लिया किससे, राजा से, तो राजा का अकाउंट प्रभावित होगा। कैश की कोई बात नहीं हुई है तो कैश प्रभावित होगा नहीं, तो हमारे दो अकाउंट प्रभावित हुए, परचेज अकाउंट और राजा का अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया, राजा हमारा पर्सनल है, व्यक्ति है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल में DEL, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, और पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बस आकर के यहाँ फैसला करना है हमको भाई कि कौन दे रहा है कौन सा ले रहा है। तो हमने गुड्स परचेज किया है, परचेज हमारा खर्चा होता है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस होता है, तो हम एक्सपेंसेस डेबिट कर देंगे, तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी देख लीजिए, राजा ने हमें गुड्स दिए होंगे तभी तो हमने खरीदा है, तो राजा इज ए गिवर, राजा इज ए गिवर, उसने हमें गुड्स दिए हैं, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो राजा गिवर है तो क्रेडिट कर दिया, कितने से, 20,000 रुपये से हम कर देंगे। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बोर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अब थोड़ा सा ये जो मैंने पढ़ाया है कि हमने राजा से 20,000 रुपये पर उधारी पर लिया हुआ है गुड्स को, कितने बार, 20,000 रुपये पर। अब उसी के क्रम में 16वीं जो एंट्री है, हमने राजा को 18,000 रुपये पे कर दिया और 2,000 रुपये का डिस्काउंट ले लिया। पहले क्या बताया हमने कि हमने राजा से 20,000 रुपये का सामान उधारी पर खरीदा, और बाद में हमने क्या किया, राजा को 18,000 रुपये दिए और 2,000 रुपये का डिस्काउंट ले लिया। ये कह रहा है पेड टू राजा 18,000 एंड डिस्काउंट रिसीव 2,000। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, तो भाई देखो, पहला राजा का अकाउंट होगा, राजा का अकाउंट होगा कितने से, 20,000 रुपये से प्रभावित होगा। सर 20,000 से क्यों प्रभावित होगा, राजा को तो सिर्फ 18,000 रुपये दिया है। ध्यान दो, जब हमने राजा से वो लिया था, क्या नाम है, जब हमने राजा से उधारी पर खरीदा था, तो जो राजा का अकाउंट था वो 20,000 रुपये से ही डेबिट या क्रेडिट हुआ था, जो भी हुआ था, है ना। राजा क्या था, हमारा गिवर था, राजा हमारा गिवर था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये क्रेडिट हुआ था, 20,000 से क्रेडिट हुआ था। तो अगर हमारा 20,000 रुपये का क्रेडिट खड़ा है तो उसको मारने के लिए 20,000 रुपये का डेबिट ही हम करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चैप्टर नंबर 12 में मैंने ये बारे में डिस्कस किया हुआ है, ध्यान देना कि अगर देखो, समझो बात को, किसी से 20,000 रुपये को उधार लिया है, ठीक है, और जब लौटाने गए तो उसको 18,000 रुपये दिया और 2,000 का उससे डिस्काउंट मांग लिया, तो जो उधारी अपनी जो डायरी है तुम्हारी, उसमें आकर के ये पूरा काटोगे कि नहीं काटोगे 20,000 रुपये। भाई 20,000 रुपये का उधार लिया था आपसे, और उसमें से 18,000 रुपये तुम्हें दिए और 2,000 रुपये तुम्हें छोड़ दिया कि जाओ कोई बात नहीं, माफ करते हैं, तो यहाँ आकर के 20,000 पूरा काट देंगे अपनी डायरी में, कि लिखे रहोगे कि इनको केवल 18,000 रुपये दिए, 2,000 रुपये भविष्य में देना है। नहीं भाई, नहीं देना है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा 20,000 रुपये काट दिया जाता है, इसीलिए राजा के अकाउंट में 20,000 रुपये हम डालेंगे पूरा। तो राजा का अकाउंट 20,000 से प्रभावित होगा। उसके बाद में हमारा कैश जाएगा, कैश अकाउंट प्रभावित होगा, वो कितने से प्रभावित होगा सर, देखिए, राजा को हमने 20,000 पेंडिंग थी, कैश कितने का पे करेंगे, 18,000 पे कर देंगे। भाई 18,000 रुपये अपना नगद निकालेंगे और राजा को ले जा करके दे आएंगे। और डिस्काउंट रिसीव होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा कितने का, 2,000 रुपये का, कितने का, 2,000 रुपये। तो कुल मिला करके इस ट्रांजेक्शन में फ्रेंड्स हमारे 2 नहीं 3 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, यही मैं आपको यहाँ पर बताना और सिखाना चाहता हूँ, क्यों 3 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, वो भी मैंने आपको समझाया कि क्या हो रहा है। ठीक है, हमने 20,000 रुपये की उधारी करवाई थी राजा से, ठीक है, 20,000 रुपये की उधारी राजा से की थी, तो ऐसे में जब हम 18,000 रुपये उसको वापस करेंगे और वो बोलेगा जाओ 2,000 माफ़ है, तो भाई पूरी की पूरी उधारी खत्म करेंगे। हम ये लिख कर नहीं रखेंगे कि 2,000 रुपये अभी भी राजा का बचा है, नहीं यार, काम खत्म हो गया, पूरा फुल सेटलमेंट हो गया। तो ऐसे में ये 18,000 कैश से निकाल करके दे आओ, ठीक, 18,000 रुपये
कैश से निकाल करके दे आओ, 2,000 रुपये का डिस्काउंट रिसीव्ड में एंट्री कर दो और 20,000 रुपये से राजा का अकाउंट खत्म कर देना है, ठीक है। तो हमारे 3 अकाउंट यहाँ पर प्रभावित हुए। राजा का अकाउंट, ठीक है, ऐसे 20 के लिख लेना, यहाँ रुपए लिखना जरूरी क्यों है मैं बताऊँगा। फिर कैश अकाउंट लिख लो 18,000 रुपये से, और फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिख लेना 2,000 रुपये से। एक्चुअली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। अगर ये 20,000 रुपये से मान लो डेबिट या क्रेडिट होगा तो जो दोनों मिला करके 20,000 रुपये से डेबिट या क्रेडिट होंगे, उल्टा जो भी होगा। अगर ये 20,000 से डेबिट होगा तो वो जो है 18,000 और 2,000 मिला करके क्रेडिट होंगे। समझो राजा यहाँ पर क्या हुआ, पेड टू राजा 18,000 रुपये। तो भाई राजा को 18,000 रुपये मिले, राजा को 18,000 रुपये मिले, ठीक है। तो राजा को अगर 18,000 रुपये मिले तो डेबिट द रिसीवर, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा हमारा, क्रेडिट होगा ये भी और क्रेडिट होगा ये भी। क्यों, क्योंकि भाई एक डेबिट हुआ तो बाकी के क्रेडिट होंगे, ठीक है। कैसे, कैश हमारा क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 18,000 रुपये जा रहे हैं ना हमारे, देखो 18,000 रुपये जा रहे हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश हमारा जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद में जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट क्या है हमारा, इनकम है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारा इनकम है 2,000 रुपये की, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है तो हमारी इनकम हो गई, तो इनकम को जो है क्रेडिट कर दिया जाता है। तो वो एकदम फिट बैठेगा, सारे क्राइटेरिया में फिट बैठेगा। इसे कंपोजिट एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कंपोजिट एंट्री कहते हैं। देखिए वही मैंने समझाया है, राजा की पेंडिंग पेमेंट 20,000 रुपये की थी, 2,000 का डिस्काउंट मिला, कैश कितना दिया 18,000 रुपये का। तो इसमें 3 अकाउंट आपके प्रभावित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं मैंने आपको समझाया, और क्यों उसको 20,000 उसको 18,000 2,000 रखना है उसका कारण भी बताया। देखो ये डेबिट होगा, बाकी के दोनों क्रेडिट होंगे। अगर तुम इसको जोड़ोगे तो 20,000 रुपये से डेबिट हुआ है और 20,000 से ये क्रेडिट हुआ है, दोनों मिला करके। होना भी यही चाहिए, ध्यान देना इस बात को, जितने से डेबिट होगा उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट होगा। इसीलिए यहाँ अमाउंट भी लिख दिया है ताकि आपके मन में डाउट ना रहे। और सारी शर्तें पूरी होंगी अकाउंटिंग की। सारी शर्तें क्या, राजा का अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ध्यान दीजिए 18,000 रुपये जो है हमने राजा को पे किया था, तो देखो 18,000 रुपये रिसीव हुए तो रिसीवर हो गया राजा, इसलिए डेबिट द रिसीवर था, डेबिट हुआ। फिर हमने 18,000 रुपये नकदी दी थी राजा को, 18,000 रुपये हमारे खाते से गया था, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत ये गोइंग आउट है तो क्रेडिट हो जाएगा। और 2,000 रुपये का डिस्काउंट ले लिया था हमने, तो जो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है वो हमारा इनकम है, और इसमें डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम, तो इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा। देखो फिट बैठ रहा है कि नहीं, हर जगह वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट यहाँ क्रेडिट। अगर सही से कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। इसे फ्रेंड्स कंपोजिट एंट्री कहते हैं। हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट एंट्री बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आई ना, जो मैंने कहा था कि भाई हम अभी अचानक से कठिन सवाल नहीं ला सकते, लेकिन अब थोड़ा कठिन आया। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1.5 लाख रुपए, हमने बैंक में 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया, तो कौन से 2 अकाउंट प्रभावित होंगे भाई। देखो एक तो बैंक दिख रहा है और दूसरा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ना दिखे तो कैश ले लो, और क्या, कैश अकाउंट भाई। तो कैश हमने कैश ही तो जमा किया होगा बैंक में जा करके, कहीं चेक तो लिखा नहीं, नहीं तो चेक कराते जमा। नेफ्ट नहीं लिखा है, आरटीजीएस नहीं लिखा है, ईसीएस नहीं लिखा है, तो फिर कैश हो गया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है इसका गोल्डन रूल, और कैश अकाउंट का होता है रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1.5 लाख, अगर बैंक में डिपॉजिट कराया हो इसका मतलब बैंक को रिसीव हुआ है, तो डेबिट द रिसीवर है ना, बैंक रिसीवर है। 1.5 लाख रुपए किसको मिले, बैंक को मिले। और 1.5 लाख कहाँ से आया, बिजनेस से आया सर, तो यानी बिजनेस से गया, बिजनेस से लिया 1.5 लाख रुपए, अपनी दुकान के गल्ले से निकाला 1.5 लाख, ले जाके बैंक में जमा कर दिया, तो बिजनेस या दुकान से गया कि नहीं गया, सर गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गोज आउट के तहत क्रेडिट कर देंगे। बस ये दोनों अकाउंट आपके हो गए, सॉर्ट आउट हो गया। ये सरल सी ट्रांजेक्शन थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और इसी को मैंने आपको दिखाया भी था कि यहाँ पर जो है ये इसके वो जर्नल एंट्री वाला भी कॉन्सेप्ट दिखाया था, मैंने आपको समझाया था कि भाई जर्नल एंट्री कैसे बनती है। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए जो हमारा डेबिट होता है उसको ऊपर रखेंगे, ध्यान रखिए, यहाँ भले ऊपर नीचे कहीं लिख दो, लेकिन जो हमारा अकाउंट डेबिट होता है उसको ऊपर रखिएगा, जो क्रेडिट होता है उसको 2 लगा करके लिखिएगा, हमेशा 2 लगा करके लिखेंगे। एक नरेशन लिख देंगे कि हुआ क्या है, और जितने रुपए का इन्वॉल्वमेंट रहेगा वही रुपए डेबिट और क्रेडिट में लिखेंगे। यहाँ लेजर फोलियो, वहाँ डेट होती है। हम अगले वाले लेक्चर में
जो टेंशन नोट डाउन करेंगे वो सारा यही करेंगे। अब जर्नल में अगले लेक्चर में मैं आपको जर्नल करवाऊंगा, हम यही पूरा यही खेल ही होगा, इसी अंदाज में इसी तरीके से हम करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्काउंट। जब भी आप कस्टमर मतलब कहीं जाते हैं तो आप डिस्काउंट मांगते हैं। जैसे मेरा कोर्स है, मान लो वो 500 रुपये का है, तो आप बोलते हो सर ऐसा करिए ना, हमको जो है 20% का डिस्काउंट दे दीजिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, 20% का डिस्काउंट आपको दे दिया, तो अब वो कोर्स आपको 400 रुपये का पड़ गया। ठीक है, तो ऐसा जो डिस्काउंट दिया जाता है फ्रेंड्स, उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक ऑफ अकाउंट में नहीं नोट करते, बुक ऑफ अकाउंट में नहीं नोट डाउन करते, यानी कि अकाउंटिंग में नोट ही नहीं किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड का मतलब बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो हम डिस्काउंट देते हैं उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मैंने अपना कोर्स बेचने के लिए, जो हमारा कोर्स 1000 रुपये का है, 1000 रुपये का था, उस पर हमने 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो हमारा कोर्स 700 रुपये का हो गया। तो अब हम जो एंट्री करेंगे वो सिर्फ 700 रुपये की ही करेंगे, 1000 का नामो निशान मिट जाएगा। ये नहीं कि 1000 का था 30 रुपये का 30% डिस्काउंट, वो बात ही नहीं करेंगे, हम सीधे 700 रुपये लेंगे। इसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है और इसे बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। अच्छा, और दूसरा तो कौन सा डिस्काउंट होता है सर? दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट। मेरे ख्याल से एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, दूसरा कैश डिस्काउंट होता है। हाँ ठीक है, दूसरा कैश डिस्काउंट होता है। क्या फ़र्क होता है समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैश डिस्काउंट, देखो कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब मान लो कि किसी से तुमको पेमेंट तुरंत लेनी है, तो उसको थोड़ा सा कैश में डिस्काउंट दे देते हैं। मान लो एक व्यक्ति है, उससे 20,000 रुपये मिलने हैं, ठीक है, वो नहीं दे रहा है, तो तुमने बोला कि यार ऐसा करो कि हम तुम्हें जो है 25% का डिस्काउंट दे देंगे अगर तुम अभी पेमेंट कर दो, या 50% का डिस्काउंट दे देंगे अभी तुम पेमेंट कर दो। तो बोलेगा ठीक है, मुझे 10,000 देकर मुक्ति मिल रही है, तो मैं छुट्टी पा रहा हूँ, तो ठीक है 10,000 रुपये दे करके। तो जब आपको यहाँ ट्रेड नहीं बढ़ाना है, यहाँ पर आपको अपना पैसा खींचना है, पैसा निकालना है, तो उस केस में जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, और इसको बुक ऑफ अकाउंट में नोट किया जाता है। इसको बुक ऑफ अकाउंट में नोट किया जाता है, नोट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे वहाँ क्या था, 1000 रुपये का कोर्स जो है 30% डिस्काउंट के बाद में 700 रुपये का हो गया था, तो हम सिर्फ 700 रुपये की एंट्री करेंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ अगर 1000 रुपये मिलने थे और अगर सिर्फ 700 रुपये मिले हैं और 30% हमने डिस्काउंट दिया हुआ है, तो 300 रुपये, तो हम इस 300 का भी जिक्र करेंगे और इस 700 का भी जिक्र करेंगे, दोनों का जिक्र करेंगे। तो कैश डिस्काउंट बुक ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यही बात यहाँ बताइए। डिस्काउंट जो है ऑफर दिया जाता है, ये दो तरीके का होता है। ट्रेड डिस्काउंट एक डिस्काउंट होता है जो सेलर ऑफर करता है, कैसे? अपने जो प्राइस ऑफ आइटम है उसको रिड्यूस करके। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट आपको सेलर द्वारा दिया जाता है, किसको? बायर को, ताकि उसका जो है मतलब क्या करते हैं वो अपना जो भी मान लो 2000 का जूता है तो उसको तुम्हें 1600 का बेचेंगे, बस यही टारगेट रहता है आपको डिस्काउंट देने का। इससे क्या होता है? सेल्स बढ़ती है, इट इंक्रीजेज सेल्स ऑफ प्रमोशन। कोई भी कोर्स होता है हमारा, अगर हम उसमें डिस्काउंट ऑफर करते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा सेल प्रभावित होती है, क्योंकि लोगों को लगता है सस्ता मिल रहा है। या आप भी कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन देखते रहते हैं कि कौन से मोबाइल का प्राइस में इस समय डिस्काउंट आया हो, वही खरीद लेते हैं। इट डज नॉट गेट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक, इसको हम अकाउंटिंग बुक में जिक्र भी नहीं करते हैं। जैसे अगर 2000 का जूता है तो हमारी एंट्री 1600 रुपये की होगी, 2000 हम भूल जाएंगे, हमें मतलब है नहीं रहेगा। ठीक है, एज इट इज डिडक्टेड इन द इनवाइस इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द गुड्स, क्योंकि हम इनवाइस जो बनाएंगे वो 1600 की ही बनाते हैं, है ना। जो भी ग्रॉस वैल्यू 2000 की थी उसमें से 400 रुपये घटा करके हमने 1600 रुपये में ही जूते को बेचा है, तो ऐसे में हम 1600 रुपये की ही एंट्री कर देते हैं। इसीलिए इसको बुक ऑफ अकाउंट में, अकाउंटिंग में इसको नोट डाउन नहीं करना पड़ता, इसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट से हमारी सेल्स बढ़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने वही दिया हुआ है कि मान लो एक ट्रेडर जो है किसी सामान जिसका लिस्ट प्राइस है 20,000 रुपये, उसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट अगर ऑफर करता है, ठीक है, तो एंट्री में हम सेल्स अमाउंट कितनी लेंगे? 16,000 की लेंगे, हम 20,000 रुपये की नहीं लेंगे। भले ही उसका दाम 20,000 रुपये है, लेकिन 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिलने की वजह से अब उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू है वो 16,000 रुपये है। तो हमारी जो बुक ऑफ अकाउंट बनेगी उसमें हम सिर्फ 16,000 का जिक्र करेंगे, ना तो हम इस 20% का जिक्र करेंगे, ना ही हम इस 2,000 रुपये का कभी भी जिक्र करेंगे। अब आता है अगला कैश डिस्काउंट। तो देखो कैश डिस्काउंट की क्या सीन होती है। कैश डिस्काउंट इज ए डिस्काउंट दैट अ सेलर कैन ऑफर टू द बायर एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये पेमेंट के समय मिलता है, खरीदारी के समय नहीं, पेमेंट के समय मिलता है। बाय रिड्यूसिंग द इनवाइस प्राइस ऑफ एन आइटम, किसी जो सामान है उसका इनवाइस घटा करके, उसका इनवाइस का प्राइस घटा करके, इससे हम इंश्योर करते हैं टाइमली पेमेंट फॉर अ प्रोडक्ट। समय पर हमें पेमेंट मिल जाए, इसके लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। एंड इट्स गेट्स रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक, इसको हम अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, इफ अ सेलर अलाउड डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन अ वीक
मतलब सेलर ने कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट कर दोगे तो 10% का डिस्काउंट दे देंगे। तो ये कैश डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है? ये कैश डिस्काउंट है और ये बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। ट्रेड डिस्काउंट आपका सेल को बढ़ाने के काम आता है और इसको जो है बुक ऑफ अकाउंट में नोट नहीं किया जाता है। कैश डिस्काउंट आपका समय से पेमेंट लेने के काम आता है, इसे टाइम ऑफ पेमेंट के समय ऑफर करते हैं। और कैश डिस्काउंट आपका बुक ऑफ अकाउंट में नोट डाउन किया जाता है। तो ये दो बातें हमने यहाँ पर समझ ली। ठीक, अब जैसे एक ये है 18वीं एंट्री है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम टाटा एंड सन्स एट प्राइस ऑफ 10,000 एंड दे अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने गुड्स खरीदा है टाटा एंड सन्स से, किस प्राइस, जिसका प्राइस था 10,000 रुपये, लेकिन उन्होंने हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो भाई हमारा सामान कितने का था? 10,000 रुपये का, लेकिन 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो यानी 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो हमारे सामान का इफेक्टिव प्राइस क्या हो गया? 9,000 रुपये हो गए, यानी हमें 9,000 रुपये में वो सामान मिलेगा। अब कौन से दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं? तो भाई देखो, परचेज किया है गुड्स, तो हमारा एक तो परचेज अकाउंट प्रभावित होगा, परचेज अकाउंट, और दूसरा किससे खरीदा है? कैश कहीं लिखा नहीं है, तो टाटा एंड सन्स से खरीदा है उधारी पर, तो टाटा एंड सन्स दूसरा अकाउंट प्रभावित होगा। ठीक है, अब परचेज अकाउंट हमारा खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट, टाटा एंड सन्स एक कंपनी है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल के लिए रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल होता है। बस अब यहाँ आ गए, अब ये देख लो कि हुआ क्या है। हमने गुड्स परचेज किया है, यानी हमने खर्चा किया है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस के तहत डेबिट हो जाएगा, अगर ये डेबिट होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और वैसे भी देख लो, टाटा एंड सन्स यहाँ पर आपको गुड्स दे रहे हैं, तो दे आर गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के तहत ये क्रेडिट हो जाएगा। बस, और एंट्री कितने कितने की बनेगी भाई? ये भी 9,000 की एंट्री बनेगी और ये भी 9,000 रुपये की ही एंट्री बनेगी, 10,000 की एंट्री नहीं बनेगी। मतलब कहने का ये हुआ मेरा कि अगर कोई जर्नल में एंट्री कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम कैलकुलेशन करेंगे और तब जाकर के एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हमने कैलकुलेशन की, हमारा इफेक्टिव प्राइस क्या है? 9,000 रुपये। अब हम जाकर के जर्नल की एंट्री करेंगे। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ऐसा संभव है। ओके, तो यही हो गया परचेज अकाउंट। देखिए 9,000 से डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा 9,000 से, और ये जो है आपका टाटा एंड सन्स अकाउंट 9,000 से क्रेडिट होगा। ठीक है, समझाया हमने आपको। अब देखो, सेंट चेक ऑफ 8,500 टू टाटा एंड सन्स इन फुल सेटलमेंट। ऊपर देखो क्या हुआ था, हमने क्या किया था? टाटा एंड सन्स से उधारी पर खरीदा था, क्रेडिट पर, और कितने रुपए का सामान खरीदा था? 9,000 का। भले 10,000 का था, लेकिन 10% डिस्काउंट मिला करके हमने 9,000 रुपये का सामान खरीदा था। और अब हमने क्या किया? हमने उनसे हाथ पैर जोड़े और उनको 8,500 रुपये देके पूरा मामला सलटा दिया। हमने सेंड किया चेक 8,500 रुपये का, किसको? टाटा एंड सन्स को, इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका क्या प्रभाव होता है, चैप्टर नंबर 12 में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वहाँ से पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा। तो हमने क्या किया कि जो 9,000 रुपये की उधारी थी, उसके बदले में हमने उनको सिर्फ 8,500 रुपये दे दिए। तो अगर 8,500 रुपये दे दिए तो इसका मतलब हुआ कि हमें 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तभी तो हुआ होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी 3 चीज़ें प्रभावित हुई। पहला, भाई देखो, अगर हमने टाटा एंड सन्स से 9,000 रुपये उधार लिए थे तो हमारा पूरा टाटा एंड सन्स 9,000 से ही खत्म होगा। टाटा एंड सन्स को हम 9,000 से खत्म करेंगे। दूसरा, हम कैश, उनको कैश नहीं है तो चेक भेजा हुआ है, तो बैंक से कितना रुपए भेजेंगे? बैंक से कितना रुपए निकालेंगे? बैंक से हम 8,500 रुपीज़ निकालेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में 500 रुपये का डिस्काउंट रिसीव होगा। डिस्काउंट रिसीव होगा कितने का? 500 रुपये का। ठीक है, याद है? ये वही बात हो गई है जो 3 अकाउंट इन्वॉल्वमेंट वाली बात हो रही थी। 3 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। अब टाटा एंड सन्स 9,000 से प्रभावित होगा। सर 9,000 से क्यों प्रभावित होगा? दिया तो उसको 8,500 ही है। हाँ सर, दिया है 8,500, लेकिन मैंने समझाया था कि अगर टाटा एंड सन्स से 9,000 रुपये का उधार लेकर आए हो और तुम उनके पास गए और बोले कि सर ऐसा करिए 8,500 रुपये ले लीजिए और हमें माफ़ कर दीजिए, तो अगर उन्होंने कहा ठीक है जाओ माफ़ किया, तो इसका मतलब तुम्हें 500 रुपये की माफ़ी मिल गई, डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो तुम आ करके अपने रजिस्टर में 9,000 रुपये का पूरा टाटा सन्स की एंट्री काट देना। 8,500 की मत काटना। अगर 8,500 काटोगे तो फिर लिख लो कि 500 रुपये टाटा एंड सन्स को देने हैं, लेकिन देना ही नहीं है भाई। बातचीत हो चुकी, क्या फुल सेटलमेंट हो गया, अब आगे कोई बातचीत नहीं होनी है। इसीलिए टाटा एंड सन्स 9,000 रुपये से प्रभावित होगा। ठीक है, समझाया हुआ है चैप्टर 12 में बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में बैंक से
कितना पैसा निकालेंगे सर? 9,000 निकालें? नहीं यार, 9,000 क्यों निकालोगे? सिर्फ 8,500 तो जा करके देना है। एंट्री 9,000 की खत्म हो रही, लेकिन देना 8,500 है, और बाकी 500 रुपये बच्चों के लिए मिठाई खरीद लेना, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में डाल देना। ठीक है, तो वही हो गया हमारा टाटा एंड सन्स क्रेडिटर है। तो उसकी उधारी कितनी है? 9,000 की। हमने टाटा एंड सन्स को पे किया है कितना? 8,500 रुपये बैंक से, तो हमारा बैंक अकाउंट प्रभावित होगा। और डिस्काउंट कितने का मिला है? 500 रुपये का। अब ध्यान रखना, जितने का डेबिट उतने का ही क्रेडिट, या उल्टा, है ना। तो ये भी दोनों मिला करके 9,000 रुपये होने चाहिए। ये दोनों 9,000 होंगे, ये भी 9,000 होगा। इसका मतलब ये या तो डेबिट या क्रेडिट होगा, और ये दोनों उल्टा जो भी होगा। ठीक है, तो टाटा एंड सन्स को 9,000 रुपये मिले, है ना। देखो, टाटा एंड सन्स को से हमने 9,000 की उधारी ली थी, हमने उनको 9,000 रुपये दे दिए एक तरीके से। तो टाटा एंड सन्स क्या है? रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। तो अगर ये डेबिट हो गया तो ये बाकी फ्रेंड्स दोनों क्रेडिट होंगे, ये दोनों के दोनों क्रेडिट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 9,000 का डेबिट बन रहा है तो 9,000 का क्रेडिट भी बनेगा, ये नियम होता है। ठीक है, ये दोनों क्रेडिट होंगे। अब बैंक क्रेडिट होगा कि नहीं ये चेक कर लो। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो भाई देखो, बैंक ने 8,500 रुपये दिए हैं, 8,500 रुपये आप बैंक से निकाले और ले जाके टाटा एंड सन्स को दे आए, तो बैंक इज गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा, सही है। और डिस्काउंट क्या होता है? इनकम होती है हमारी। डेबिट ऑल द इनकम, है ना। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो हमारी इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड जो है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाइएगा, उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी अगेन एक कंपोजिट एंट्री हमारी हो गई। ये कैसे एंट्री हो गई फ्रेंड्स? हमारी कंपोजिट एंट्री हो गई। देखिए, टाटा एंड सन्स 9,000 से, बैंक अकाउंट 8,500 से, डिस्काउंट रिसीव 500 रुपये से, बस। ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। चलो एक और देख लेते हैं, जो अगर मान लो कंपोजिट एंट्री में कहीं कसर रह गई तो यहाँ क्लियर कर लो। रिसीव्ड, हमने क्या किया? रिसीव किया हुआ है, रिसीव 850 रुपये फ्रॉम रोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹1000। मतलब ये कह रहे हैं कि हमने रोहन का 1,000 रुपये की उधारी थी और हमें रोहन से 850 रुपये मिल गए और फुल सेटलमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रोहन का 1,000 का उधारी थी वो हो गई ख़त्म। अब वो और कुछ देने वाला नहीं चवन्नी, उसने हाथ जोड़ लिए हैं। तो रोहन का 1,000 रुपये पूरा प्रभावित हुआ, लेकिन बदले में हमको कैश कितना मिला? सर हमको सिर्फ कैश 850 रुपये का मिला है। इसका मतलब 150 रुपये कहाँ ले जाऊँ? अगर 850 कैश मिला तो 150 कहाँ एडजस्ट करूँ? कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सर इसे डिस्काउंट अलाउड सेक्शन में। ये हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। हम ये बोल देंगे कि माफ़ नहीं किया, अकाउंटिंग में दिखाना पड़ेगा। तो कहाँ दिखाएंगे? डिस्काउंटिंग अलाउड, हमने अलाउ किया है। तो ये हमारा क्या है? लॉस है। अगर हम डिस्काउंट देंगे तो हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 3 अकाउंट हो गए। एक तो रोहन का अकाउंट हो गया, ये 1,000 से प्रभावित होगा, और ये दोनों एक साथ आएंगे। ये बात मैं समझा चुका हूँ, है ना। अगर ये 1,000 से डेबिट होगा तो 1,000 से ही क्रेडिट होगा, ये दोनों साथ आएंगे। अब रोहन, अब यहाँ समझने के प्रयास को, कौन क्या है? देखो 850 रुपये मिले हैं, तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके तहत डेबिट करेंगे क्योंकि 850 रुपये आए हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये भी डेबिट होगा, तो ये भी डेबिट होगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। बस एक पकड़ा तो सारे पकड़ गए। अब वैसे भी देख लो, डिस्काउंट अलाउ किया है तुमने, हमने क्या किया? डिस्काउंट अलाउ। हमने क्या किया है? डिस्काउंट अलाउ किया है। डिस्काउंट एक लॉस होता है, तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। तो एक्सपेंस है या लॉस है हमारा, तो डेबिट करेंगे, इसलिए डेबिट कर दिया। और रोहन क्या है? रोहन एक पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर करते हैं। चूंकि रोहन ने 1,000 रुपये दिए हैं, एक तरीके से समझ लीजिए। रोहन से 850 ही मिले, लेकिन हम मान लेते हैं 1,000 रुपये उसने दे दिए क्योंकि मामला सेटल किया है उसने। तो क्रेडिट द गिवर होता है, रोहन इज अ गिवर, सो क्रेडिट द गिवर के तहत रोहन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो रोहन का अकाउंट क्रेडिट हो गया। कैश और जो है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारे डेबिट हो गए। कितने अमाउंट से हो वो भी मैंने आपको लिख दिया है। तो रोहन डेटर है हमारा, क्योंकि हमने उधारी पर दिया, तो रोहन हमारा डेटर, उसकी उधारी 1,000 की थी। रोहन से कितना मिला? 850 रुपये। डिस्काउंट कितना दिया? 150 रुपये, यानी कैश कितना मिला? 850 रुपये। इसलिए हमारे कुल मिलाकर के 3 अकाउंट, रोहन, कैश और डिस्काउंट। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो है मतलब ये अगर 1,000 है तो ये भी 1,000 होना चाहिए। जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होगा। इस बात को दिमाग में रखकर चलोगे तो गलती नहीं होगी थोड़ा बहुत। ठीक है, रोहन गिवर है, 1,000 रुपये हमको दे गया, इसलिए उसके डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर तहत क्रेडिट कर देंगे। कैश आया है हमारे, कमिंग इन है, तो डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट हमने अलाउ किया तो हमारा लॉस है, और लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस को डेबिट करते हैं। ठीक है, इसी चीज़ का
डेबिट एंट्री इसकी अगर वो करनी पड़ जाए, इसका इस अकाउंट मतलब जो है जर्नल एंट्री अगर बनानी है तो अगेन जो चीज़ डेबिट होती है उसको क्या करते हैं हम, जो चीज़ डेबिट होती है उसको ऊपर रखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखो डेबिट ये हो रहा है, डेबिट ये भी, कैश और डिस्काउंट दोनों डेबिट हो रहे हैं और क्रेडिट रोहन हो रहा है। उसी के तहत फ्रेंड देखिए हमने क्या किया है, ये आखिरी एंट्री है फ्रेंड, ओके, घबराए नहीं, बस लेक्चर खत्म है 2-3 मिनट में। तो कैश हमारा डेबिट हो रहा है 850 से, डिस्काउंट अलाउ किया है अकाउंट, वो भी डेबिट हो रहा है कितने से, 150 से, और जो क्रेडिट होता है उसको 2 लिख देते हैं, 2 रोहन। मैंने आपको बताया था जो क्रेडिट होता है उसको नीचे रखते हैं, भले ही हमने यहाँ नीचे इसको रखा लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो ध्यान रखिएगा जो डेबिट होता है उसको ऊपर रखिए। अब चूंकि 2-2 जगह डेबिट हो रहा है इसलिए दोनों को एक साथ लिखा है। ठीक है, कंपोजिट एंट्री की जर्नल एंट्री कैसे बनती है वही मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कैश अकाउंट हमारा 850 से डेबिट हुआ, डिस्काउंट अलाउड हमारा 150 से डेबिट हुआ, और 2 लगा करके हमने क्रेडिट वाला रोहन का अकाउंट लिख दिया, कितने से क्रेडिट हुआ, 1000 से क्रेडिट हो गया, और लिख दिया कि बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहन इन फुल सेटलमेंट। अपनी तरफ से जो लिखना चाहो कि बीइंग 850 रुपीज़ कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहन, ऐसे करके जो भी आपकी मर्जी में है लिख सकते हो, लिखने में कोई मनाही नहीं, कोई कोताही नहीं है। तो बस ये हो गई जर्नल एंट्री। जितनी भी मैंने आपको लगभग 20 या 21 जो है ट्रांजैक्शन सिखाई है, हर 21 ट्रांजैक्शन का आप PDF ले लीजिए और ऐसे जर्नल एंट्री बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि सब समझ चुके हो, कोई कहानी कोई कसर नहीं है। बस केवल मैंने जर्नल एंट्री करके नहीं दिखाई है, 2 ही जगहों पर दिखाया, बाकी समझ सब चुके हो। बस अगर ये इतना डिसाइड कर लेगी कौन डेबिट और कौन क्रेडिट हो रहा है और कितने से हो रहा है तो बचा क्या भाई। जो डेबिट हो रहा है उसको ऊपर रख दो, देखो यहाँ कैश डेबिट हो रहा है, हाँ सर अच्छा क्या डिस्काउंट अलाउड ऊपर रख दें, तुम्हारी मर्जी पर है, मालिक हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट अलाउड ऊपर रख दो, मन में आएगा आप में से किसी न किसी के मन में आएगा, डिस्काउंट अलाउड ऊपर रख दो, कैश को नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके सामने अमाउंट लिख देना, ये सर डेबिट डेबिट, और जो बचा क्रेडिट वाला उसको 2 लगा करके क्रेडिट, कितने से हुआ वो अमाउंट यहाँ लिख देना, डेबिट वाले में डेबिट का, क्रेडिट वाले में क्रेडिट का, और एक नरेशन डाल देना, यहाँ पर डेट वगैरह डाल देना, बस बात खत्म। लेजर फोलियो अभी मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ इसलिए ब्लैंक छोड़ा हुआ है, अदरवाइज ये भी आपको समझा देता। ठीक है, तो अब तकरीबन 1.5 घंटे पढ़ते हुए हो गया है मेरे ख्याल से, तो आई थिंक क्या आपको जर्नल एंट्री अब समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम बहुत गहराई में घुस चुके हैं, लगभग गहराई हो चुकी है। अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें बचती हैं, पर वो जब हम जर्नल एंट्री आपको सिखाते चलेंगे उसी समय सिखाएंगे। जैसे अगर गुड्स को चैरिटी पर दे दिया जाए, गुड्स को सैंपल में बांट दिया जाए तो क्या होता है, इस तरीके की कुछ बातें, या गुड्स में आग लग जाए, उसमें लॉस्ट हो जाए तो उसमें क्या एंट्री बनेगी, इस तरीके की कुछ विशेष बातें हमें सीखनी है। वो मैं अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा, हम अगले लेक्चर में यही सीखेंगे। ओके, अब हम आपको ये सारी चीज़ें मन में करवाएंगे, जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब मन में करना होगा और सीधे ये एंट्री जर्नल बनाना होगा। अब आपको अगले लेक्चर में हम सीधे जर्नल बनवाएंगे, क्योंकि बस माहौल पूरी तरह से तैयार है। नाउ यू कैन मेक एनी जर्नल एंट्री, और आपका मन करे अभी किसी जर्नल मतलब किसी मैकमिलन उठा लीजिए, जर्नल की एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इतने रेडी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए, और जाते जाते जो है 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, प्लीज़ थैंक यू सो मच।